Yes, good morning, students. In the last class, we have discussed about the Sales of Good Act 1930. In today's class, we will be discussing about Limited Liability Partnership, which is also known as LLP. So LLP is, as I said, Limited Liability Partnership. So एक एक्ट आया 2008 में, जिसमें लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप स्टार्ट हो गई। अब सबसे पहले क्वेश्चन अराइज होता है कि हमें लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की जरूरत क्यों पड़ी। हमारे पास पहले से ही पार्टनरशिप एक्ट 1932 था, तो एक नया एक्ट लाना, व्हाट वाज द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट एक्ट। सो बहुत दिनों से ऐसा फेस किया जा रहा था कि पार्टनरशिप के बहुत सारे डिसएडवांटेज हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग पार्टनरशिप में नहीं आना चाहते, और कंपनी के अपने प्रॉस एंड कॉन्स हैं। तो अगर मैं बात करूं कि पार्टनरशिप की जो प्रॉब्लम है, उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट होता है म्यूचुअल एजेंसी, यानी कि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को अपने एक्ट से लायबल कर सकता है। और अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, इंसॉल्वेंसी हो जाती है, तो फर्म का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है, उसका परपेचुअल एग्जिस्टेंस नहीं होता। अब ये सब चीजें हमें कंपनी में नहीं मिलती, तो कंपनी क्यों नहीं खोल ली जाए। तो द रीजन इज कि कंपनी में अपने कुछ कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं कि उसमें लीगल फॉर्मेलिटीज बहुत ज़्यादा होती हैं। तो इसलिए हमें इनके बीच में कुछ चाहिए था जो कंपनी और पार्टनरशिप एक्ट 1932 के जो प्रॉब्लम्स हैं, जो ड्रॉबैक्स हैं, उनको दूर कर पाए। तो ये एक्ट एनेक्टेड हुआ 2009 में, दैट इज कॉल्ड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। डिस्कस करते हैं इस एक्ट को, क्या है ये एक्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप, क्या मतलब है इसका। तो सेक्शन 21N of LLP Act defines that limited liability of partnership means a partnership formed or registered under this act। यानी कि कोई भी पार्टनरशिप इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर फॉर्म होगी, रजिस्टर्ड होगी, तो उसे हम लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कहेंगे। लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इस डेफिनेशन से हमें कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आता कि ये क्या कहना क्या चाहते हैं। So as I said that this definition does not explain the substance of what constitutes a limited liability of partnership. So we will see the nature and we'll read the section 3 of LLP Act. So it provides that limited liability of partnership is a body corporate which is an artificial person having separate legal entity with a perpetual succession, a common seal and carrying limited liability. तो इस बात से हमें समझ में आता है कि पार्टनरशिप में जो लायबिलिटी अनलिमिटेड होती थी, जो एग्जिस्टेंस परपेचुअल नहीं होता था, सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती थी, वो सारे के सारे ड्रॉबैक्स इसने खत्म कर दिए। तो अब एलएलपी क्या है? एक बॉडी कॉर्पोरेट है, आर्टिफिशियल पर्सन है, इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है, उसका परपेचुअल सक्सेशन है। परपेचुअल सक्सेशन मीन्स कि पार्टनर्स के आने जाने से, उनकी डेथ से, उनकी इंसॉल्वेंसी से, उनकी ल्यूनेसी से फर्म को कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता। तो फर्म चलती रहेगी जैसे फर्म चल रही थी। और जैसे पार्टनर साइन करते हैं किसी डॉक्यूमेंट के लिए, तो यहाँ पर कॉमन सील लगा दी जाती है, बट कॉमन सील एलएलपी के केस में कंपलसरी नहीं होती है। सो पार्टनरशिप फर्म कैन डिसाइड वेदर दे वांट टू हैव द कॉमन सील और नॉट, बट इट इज लाइक द आर्टिफिशियल सिग्नेचर। मतलब जिस डॉक्यूमेंट के ऊपर ये लगेगा, अगर कॉमन सील है तो वही डॉक्यूमेंट जो है वो वैलिड डॉक्यूमेंट माना जाएगा। अब फीचर्स की बात करते हैं एलएलपी के। साइलेंट फीचर्स क्या हैं एलएलपी के? सबसे पहले हमने बात की थी बॉडी कॉर्पोरेट है। तो बॉडी कॉर्पोरेट क्या है? ये कहता है एलएलपी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट बिकॉज इट इज फॉर्म्ड एंड इनकॉर्पोरेटेड अंडर एलएलपी एक्ट 2008। LLP is formed by registration of an incorporation document with the ROC of the state in which registered office of the LLP is to be situated, and then incorporation creates a LLP। तो LLP कैसे आती है? तो सिंपल सी बात है कि हमें 2000 एक्ट के अंदर उसको इनकॉर्पोरेट कराना पड़ता है। अब उसके प्रोसेस क्या है? सिंपल, ROC यानी कि रजिस्ट्रेशन, जो आपका रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज होता है, आपकी जो भी जुडिक्शन है, जिस स्टेट के अंदर आपका ऑफिस होगा, किसका? एलएलपी का, वहां पर उस स्टेट के आरओसी के पास आप अपनी कंपनी को जाकर, सॉरी नॉट कंपनी, अपनी एलएलपी को जाकर रजिस्टर करा सकते हैं। एंड एज आई सेड, इट्स एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन
So कैसे है artificial legal person? LLP is an artificial legal person in the sense that on the one hand, it is created by a process other than natural birth and does not possess the physical attributes of a natural person. अब सिंपल सी बात है, हम इसे आर्टिफिशियल क्यों कह रहे हैं, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसने नेचुरल प्रोसेस से बर्थ नहीं लिया है ना, और इसके पास कोई फिजिकल एट्रीब्यूट्स भी नहीं है जैसे हमारे पास होते हैं. लेकिन अब हम इसे पर्सन क्यों कह रहे हैं? चलिए आर्टिफिशियल कहा, इट्स ओके. पर्सन क्यों कह रहे हैं? पर्सन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके अंदर ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं जो एक नेचुरल पर्सन के अंदर होती हैं. ठीक है, ये इनविजिबल है, इंटेंजिबल है, इमॉर्टल है, सिर्फ लॉ से ही इसे डिसॉल्व किया जा सकता है, अपने आप ये खत्म नहीं होती है. बट ये फिक्टिशियस नहीं है, ये रियली में एग्जिस्ट करती है, इसीलिए हम इसे पर्सन कह रहे हैं. अब आर्टिफिशियल पर्सन की तरह वो कैसे काम करती है, मतलब नेचुरल पर्सन की तरह आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होकर वो कैसे काम करती है? सब काम कर सकती है, लेकिन कुछ चीजें नहीं कर सकती. वो ओथ नहीं ले सकती, शपथ नहीं ले सकती, है ना, खुद से वो अपीयर नहीं हो सकती कोर्ट के सामने. वो ऑब्वियसली काउंसिल या कोई रिप्रेजेंटेटिव होगा जिसके थ्रू वो प्रेजेंट होगी. कंपनी को आप जेल नहीं भेज सकते. वो कोई प्रोफेशनल की तरह प्रैक्टिस लॉ या मेडिसिन प्रैक्टिस नहीं कर सकती. और ऑब्वियसली ना तो उसकी मैरिज हो सकती है और ना ही वो डिवोर्स दे सकती है. बट ये बहुत सारा पर्सन का काम करती है. जैसे आप कॉन्ट्रैक्ट में किसी के साथ एग्री होते हैं तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है. आप डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर करते हैं, ये भी सिग्नेचर कर सकती है. तो ऐसे बहुत सारे काम है जो ये कर सकती है, और कुछ काम है जो वो नहीं कर सकती, जो नेचुरल पर्सन नहीं कर सकता है. तभी हम इसे आर्टिफिशियल लीगल पर्सन कह रहे हैं. नेक्स्ट इज सेपरेट लीगल एंटिटी. तो जो कंपनी की में एक फीचर होता है जो आपने शायद पुरानी क्लासेस में पढ़ा होगा, वही फीचर यहाँ पर भी होता है. तो एलएलपी एक लीगल पर्सन होता है जिसकी अपनी एक पर्सनैलिटी होती है. वो डिस्टिंक्ट होता है इंडिविजुअल से, जो पार्टनर्स हैं उनसे डिस्टिंक्ट एंटिटी होती है इसकी. नो पार्टनर कर ईदर इंडिविजुअली और ज्वाइंटली क्लेम एनी ओनरशिप राइट्स इन द एसेट्स ऑफ द एलएलपी. तो एलएलपी के जो भी एसेट्स हैं, उन एसेट्स के ऊपर पार्टनर्स का कोई राइट्स नहीं है. तो पार्टनर कैन नॉट क्लेम अ राइट ऑन दोज एसेट्स. जबकि अगर पार्टनरशिप की बात करें, नॉर्मल पार्टनरशिप की बात करें, तो नॉर्मल पार्टनरशिप में जो भी एसेट्स होती हैं पार्टनरशिप फर्म की, वो पार्टनर की एसेट होती है. बट यहाँ पर वो ऐसा क्लेम नहीं कर सकता. और ड्यूरिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ द एलएलपी एज वेल एज एट द वाइंडिंग ऑफ टाइम. ओके. अब जो क्रेडिटर्स हैं एलएलपी के, वो क्रेडिटर्स एलएलपी के हैं. वो क्रेडिटर्स डायरेक्टली जाकर पार्टनर से पैसा नहीं मांग सकते अपना. तो यानी कि जो एसेट्स हैं वो एलएलपी की हैं, जो लायबिलिटीज हैं वो भी एलएलपी की हैं. सो दैट इज व्हाई वी आर सेइंग दैट एलएलपी हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी. परपेचुअल एग्जिस्टेंस मैंने भी बताया था आपको. एलएलपी लाइक एन इनकॉर्पोरेटेड कंपनी इज अ स्टेबल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. जैसे आपने पार्टनरशिप पढ़ा होगा, तो पार्टनरशिप में अगर किसी पार्टनर की डेथ हो गई और मान लीजिए 2 ही पार्टनर थे, तो पार्टनरशिप फॉर्म खत्म हो गई. पार्टनर रिटायर्ड हो गए, किसी पार्टनर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, इन सब इवेंट से पार्टनरशिप फर्म की लाइफ खतरे में आ जाती है. बट ऐसा एलएलपी के केस में नहीं होता. इसकी लाइफ स्टेबल है. इट्स लाइफ डजंट डिपेंड ऑन द लाइफ ऑफ द पार्टनर्स. The provision of transferability of economic rights of a partner as also of cessation of partnership interest help to preserve the perpetual existence of LLP. Thus, the LLP has perpetual existence irrespective of changes of its partner. उसका पार्टनर कोई भी हो, इस बात से फर्क नहीं पड़ता. कोई पार्टनर चला गया, उसका इंटरेस्ट किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर हो जाएगा, तो उसकी जगह अब पार्टनर वो होगा. तो फर्म के एग्जिस्टेंस पे इससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता. आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा. देन कॉमन सील. एलएलपी एक्ट्स थ्रू इट्स पार्टनर एंड डेजिग्नेटेड पार्टनर्स. अब डेजिग्नेटेड पार्टनर्स कौन होते हैं वो भी समझेंगे. बट हैविंग अ लीगल पर्सनैलिटी, इट मे हैव अ कॉमन सील इफ इट डिसाइडेड टू हैव वन. सो ये ऑप्शनल कर दिया गया है, इट इज नॉट कंपल्सरी. जैसे कंपनी के केस में इट्स कंपल्सरी, बट इन केस ऑफ एलएलपी ये कंपल्सरी नहीं है. It is optional for an LLP to have a common seal. The name of LLP shall be engraved on the common seal. तो जब आप common seal stamp लगाते हैं तो उस पे उसका नाम engraved होना चाहिए.
ठीक है। लिमिटेड लायबिलिटी, अभी जैसे मैंने बताया था कि पार्टनरशिप में लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। नॉर्मल पार्टनरशिप में जितना पैसा फर्म में लगाया गया है, अगर लायबिलिटी फर्म की एक्सीड करती है जितना पैसा पार्टनर्स ने लगाया हुआ है, तो पार्टनर्स को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टीज में से पे करना पड़ता है। बट यहां पर ऐसा नहीं हो सकता। Every partner of LLP is an agent of LLP for the purpose of the business of the LLP, but not of the other partners. Liability of partner of LLP shall be limited only to the extent to their investment, except in case of unauthorized act, fraud and negligence. तो जब तक के कोई पार्टनर अनऑथराइज एक्ट नहीं करता, अनऑथराइज एक्ट मीन्स जिसको ऑथराइज नहीं किया गया एलएलपी एग्रीमेंट में, कोई फ्रॉड करता है, कोई नेग्लिजेंस करता है और उसकी वजह से कोई लायबिलिटी अराइज होती है, तो उसके लिए तो वो पर्सनली लायबल होगा। लेकिन बाकी सब केसेस में, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में, मींस व्हेन ही एक्टेड विद इन हिज अथॉरिटी, कोई फ्रॉड नेग्लिजेंस नहीं, इसने नॉर्मल बिजनेस किया है, तो उस केस में फर्म में जितना पैसा पार्टनर ने लगाया हुआ है उससे ज़्यादा लायबिलिटी उसकी एक्सीड नहीं कर सकती। तो जितना कंट्रीब्यूट किया है उसने उतना ही पैसा उसको देना पड़ेगा, उससे ज़्यादा नहीं देना पड़ेगा। अगर मान लीजिए एक पार्टनर ने 5 लाख रुपए लगाए हुए हैं एक फर्म के अंदर और लायबिलिटी फर्म की एक्सीड हो जाती है, तो भी उससे मैक्सिमम कितने पैसे ले सकते हैं? 5 लाख, जो वो ऑलरेडी फर्म के अंदर लगा चुका है। ठीक है। नो म्यूचुअल एजेंसी, ऑलरेडी डिस्कस। म्यूचुअल एजेंसी is a very important ingredient or characteristics of general partnership, but यहां पर म्यूचुअल एजेंसी नहीं होती है। तो पार्टनर्स रिप्रेजेंट करते हैं फर्म को, बट नॉट टू अदर पार्टनर्स। सो एक पार्टनर के एक्ट के लिए दूसरा पार्टनर लायबल नहीं होगा। तो अगर कोई भी पार्टनर कोई ऐसा एक्ट करता है जो अनऑथराइज्ड है, इंडिपेंडेंट है, तो उसके लिए वो खुद पर्सनली लायबल होगा, बाकी पार्टनर्स को वो अपने एक्ट से लायबल नहीं कर सकता। मिनिमम मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, तो एलएलपी में मिनिमम पार्टनरशिप है तो कम से कम 2 पार्टनर होने चाहिए, और मैक्सिमम के बारे में कहीं पे कुछ नहीं लिखा गया है। और इसमें यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट बात समझने की है कि 2 पार्टनर डेजिग्नेटेड पार्टनर होना कंपलसरी है। तो अगर किसी फर्म में सिर्फ 2 ही पार्टनर हैं तो दोनों डेजिग्नेटेड पार्टनर होंगे, और 2 पार्टनर में से एक पार्टनर कम से कम इंडिया का रेजिडेंट सिटीजन होना कंपलसरी है। तो अगर 2 पार्टनर हैं तो दोनों डेजिग्नेटेड होंगे, तो अगर ज्यादा पार्टनर हैं तो उनमें से कम 2 पार्टनर्स को डेजिग्नेटेड पार्टनर होना कंपलसरी है। सारे भी हो सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर सारे पार्टनर ऑप्ट करते हैं कि हम डेजिग्नेटेड पार्टनर हैं तो वो हो सकते हैं, बट हमने लॉ क्या प्रिस्क्राइब करता है? कम से कम 2 पार्टनर डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए, और एटलीस्ट 1 शैल बी रेजिडेंट इन इंडिया। Shall means compulsory. If we are using somewhere shall in the language of law, it means compulsory. May means optional है। मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, अब मैनेजमेंट कैसे किया जाता है इसका? तो जो पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर्स मैनेज करते हैं बिजनेस को, तो सारे पार्टनर्स एजेंट हैं तो सारे बिजनेस मैनेज कर सकते हैं, बट जो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हैं वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं लीगल कंप्लायंसेस के। जैसे कंपनी के केस में डायरेक्टर होते हैं, ऐसे ही एलएलपी के केस में जो डेजिग्नेटेड पार्टनर होते हैं वो पार्टनर रेस्पॉन्सिबल होते हैं लीगल कंप्लायंसेस के, यानी कि जो भी लॉ प्रिस्क्राइब करता है एलएलपी को करना, बताता है कि ये करना है, ये उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उस केस में वो रेस्पॉन्सिबिलिटी डेजिग्नेटेड पार्टनर की है। यानी कि अगर फर्म कोई भी लॉ कंप्लायंस नहीं करती है तो किससे बात की जाएगी? किसको नोटिस सर्व किया जाएगा? ऑब्वियसली डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। तो मैनेजमेंट बेसिकली किसी भी पार्टनर के थ्रू हो सकती है, बट लीगल कंप्लायंसेस करना किसके लिए जरूरी है? डेजिग्नेटेड पार्टनर के। बिजनेस फॉर प्रॉफिट ओनली, तो कंपनी लॉ, कंपनी एक्ट 2013 कंपनी की बात करता है कि कंपनीज जो होती है वो प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट दोनों पर्पस के लिए खोली जाती है, लेकिन एलपी नॉन प्रॉफिट चैरिटेबल पर्पस के लिए
नहीं खोली जाती। तो एलएलपी सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मोटिव के लिए खोली जाती है। अगर कोई पर्सन बिजनेस करना चाहता है और वो चैरिटेबल बिजनेस है और नॉट फॉर प्रॉफिट पर्पस के लिए वो खोलना चाहता है, तो एलएलपी नहीं खोल सकता, तो उसको कंपनी खोलनी पड़ेगी अगर वो चाहे। एलएलपी एग्रीमेंट, तो जैसे आपने पढ़ा होगा एलएलपी पार्टनरशिप एक्ट 1932 में, तो वहां पर एक एग्रीमेंट होता है। वो एग्रीमेंट गवर्न करता है किसको? पार्टनरशिप को ना। तो ऐसे ही एलएलपी में पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है, एलएलपी एग्रीमेंट होता है, जिसमें पार्टनर्स के म्यूचुअल राइट्स, उनकी ड्यूटीज सब बताए जाते हैं। एलएलपी एक्ट फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है कि वो जो मर्जी एग्रीमेंट बना लें अपनी चॉइस का, जैसा रखना चाहते हैं, जो उनके राइट्स होंगे, जो लायबिलिटीज होंगी, ड्यूटीज होंगी, अथॉरिटी होंगे, व्हाटएवर दे कैन। बट if there is no such agreement, then the mutual rights and duties shall be governed by provisions of LLP Act 2008, जो एक्ट के शेड्यूल 1 में प्रिस्क्राइब किए गए हैं। ऐसे ही कंपनी के केस में भी ऐसा होता है। तो जो कंपनीज एक्ट 2013 में प्रिस्क्राइब किया गया है, वो मानते हैं अगर कंपनी में कुछ भी डिफाइन नहीं किया गया है। ऐसी एलएलपी एग्रीमेंट के अंदर अगर हमने कुछ डिफाइन नहीं किया गया है, तो उस केस में जो शेड्यूल 1 है, जो अटैच्ड है एक्ट के साथ, उस एक्ट के अंदर जो भी रूल्स लिखे होंगे, जो भी रेगुलेशंस लिखे होंगे, वो रूल्स रेगुलेशंस कंपनी के ऊपर इंप्लीमेंट हो जाएंगे, पार्टनरशिप एलएलपी के ऊपर इंप्लीमेंट हो जाएंगे। The duties and obligations of designated partner shall be as provided in the law. तो बाकी सबके तो हो सकते हैं साहब, लेकिन if we are talking about the duties and obligations of designated partners, तो वो लॉ ही प्रिस्क्राइब करेगा। ओके, एनुअल अकाउंट्स, every LLP shall be under an obligation to maintain annual accounts. A statement of account and solvency shall be filed by every LLP with the registrar. तो every year ये फाइल करनी पड़ती है कि स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, और ये भी फाइल करना पड़ता है कि हम स्टूडेंट हैं, मतलब they are capable of paying our all debts. Solvency statement means that we have enough funds to pay to our creditors. There is no insolvency dilemma in front of the LLP. So उनको मेंटेन करने पड़ते हैं एनुअल अकाउंट्स, और वो उस अकाउंट के साथ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी भी फाइल करनी पड़ती है रजिस्ट्रार ऑफिस में। कन्वर्जन इनटू एलएलपी, तो किसी ने कन्वर्ट किया सकता है, यस किया जा सकता है। अ फर्म, प्राइवेट कंपनी or an unlisted public company would be allowed to be converted into LLP in accordance with the provisions of LLP Act 2008 and Schedule 2, 3 and 4 of this Act. Winding off of LLP. अब देखिए, जिसका बर्थ लॉ से होता है उसको खत्म भी हम लॉ से ही करेंगे। तो इट इज नॉट लाइक पार्टनरशिप, तो पार्टनरशिप विल पे है तो उसको हमने खत्म कर दिया, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं कर सकते। तो वाइंडिंग ऑफ एलएलपी में भी इंसॉल्वेंसी इन बैंक्रप्सी एक्ट कोड 2016 है, और इधर वॉलंटरी और बाय द ट्रिब्यूनल, और जो ट्रिब्यूनल है वो एस्टैब्लिश किए जाएंगे एज पर कंपनीज एक्ट 2013। तो जो भी इन तीनों में से जो भी मोड उनको लगता है वो मोड वो अडॉप्ट कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली वो कर सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर होती है कि वो एक नोटिफिकेशन निकाल के ऑफिशियल गैजेट में कोई भी कंपनी का एक्ट प्रोविजंस अप्लाई कर सकती हैं एलएलपी के ऊपर। हाँ, उसके अंदर हो सकता है कुछ एक्सेप्शंस दे दे, कुछ मॉडिफिकेशंस दे दे, एडेप्टेशंस हो, जो भी लगता है, जो मतलब लगता है कि कंपनीज एक्ट में जो लिखा हुआ है वो एलएलपी पे पूरा का पूरा फिट नहीं होता है, तो उसके अकॉर्डिंगली उसको चेंज करके, बट यस, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द पावर। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर होती है कि वो कोई भी एक्ट की प्रोविजन एलएलपी के ऊपर अप्लाई कर सकती है। टैक्सेशन ऑफ एलएलपी, तो एलएलपी का टैक्सेशन सिस्टम क्या अलग होगा? तो इट सेज नो, एलएलपी एक्ट 2008 डज नॉट प्रोवाइड any provision relating to tax regime of LLP. Hence, the provision of Income Tax Act 1961 shall apply in all issues relating to taxation of LLP.
हाँ, तो यहाँ पर एक ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स का प्रोविजन है जो एलएलपी के ऊपर सेपरेटली अप्लाई होता है। अब वो अल्टरनेट मिनिमम टैक्स जिसे एएमटी भी कहते हैं, वो प्रोविजन क्या होती है अभी हम समझेंगे उसको। तो एक्सेप्ट दिस, बाकी सारे प्रोविजन एलएलपी के ऊपर इनकम टैक्स वाले लगते हैं। बाकी टैक्सेशन सिस्टम को हम समझेंगे, अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपका एक टॉपिक है सेपरेटली, उसको हम सेपरेटली डील करेंगे। फॉरेन एलएलपीज, तो सेक्शन 2(1)(m means section 2 subsection 1 clause defines foreign limited liability partnership as a limited liability partnership formed, incorporated or registered outside India, which established a place of agreement. हाँ, तो फॉरेन एलएलपी इंडियन एलएलपी की पार्टनर हो सकती है। तो कौन पार्टनर हो सकता है? फॉरेन एलएलपी किसकी? इंडियन पार्टनरशिप जो एक एलएलपी है उसकी पार्टनर बन सकती है। तो फॉरेन एलएलपी समझ में आ गया, जो इनकॉर्पोरेटेड भी बाहर हुई है और रजिस्टर्ड भी बाहर हुई है। कहां से बाहर? इंडिया से बाहर, लेकिन इसका बिजनेस जो है वो इंडिया में चलता है, तो उसको हम फॉरेन एलएलपी कहेंगे। इन्वेस्टिगेशन, अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होती है, वो इंस्पेक्टर अपॉइंट करके एलएलपी के अफेयर को डिटरमाइन कर सकता है, इन्वेस्टिगेट कर सकता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका एक्शन लिया जाता है। तो वो इन्वेस्टिगेशन की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है एलएलपी की। मर्जर्स एंड एमैल्गमेशंस, तो इन सब प्रोविजंस के लिए भी प्रोविजंस हैव आल्सो मेड फॉर कॉर्पोरेट एक्शंस लाइक मर्जर्स एंड एमैल्गमेशंस। तो दो एलएलपी मर्ज हो सकती है, एमैल्गमेट हो सकती है। मर्जर एमैल्गमेशन मींस दो या दो से ज्यादा एलएलपी हैं वो आपस में मर्ज होकर एक सिंगल एलएलपी बनती है, उसकी प्रोविजंस भी दी हुई है। ओके, तो ये सारी हमने पढ़ी फीचर्स ऑफ एलएलपी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलएलपी, साइलेंट फीचर्स, जो इंपॉर्टेंट फीचर्स थे। अब बहुत सारे बच्चों के माइंड में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि काफी सारी बात तो हमने कर दी, बट ये डिस्कस अभी रह गया करना कि ट्रेडिशनल पार्टनरशिप और एलएलपी के अंदर क्या डिफरेंस होता है। तो हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। कुछ पॉइंट्स तो हमने डिस्कस किए थे पीछे, तो हो सकता है आपको लगे रिपीटेटिव है, लेकिन आपको समझने हैं। सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट, आप बताइए क्या एलएलपी पे कौन सा एक्ट रेगुलेट करता है? राइट, एलएलपी एक्ट 2008। और पार्टनरशिप पे कौन सा करता है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। बिल्कुल सिंपल है। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ पार्टनर्स। तो नॉर्मल पार्टनरशिप में कितने मेंबर मिनिमम होने चाहिए? 2। पार्टनरशिप है तो 2। एलएलपी में कितने होने चाहिए? वो भी 2। ट्रेडिशनल पार्टनरशिप में कितने मेंबर हो सकते हैं मैक्सिमम? हाँ जी, 10, 20, 50। यस, 50 तक करेक्ट आंसर। तो पहले जो प्रोविजन थी उसमें 20 और 10 का प्रोविजन था, बट अब जो है वो कितने? 50 होते हैं मिनिमम, सॉरी मैक्सिमम। लेकिन एलएलपी एक्ट में मैक्सिमम नंबर के बारे में कुछ भी प्रिस्क्राइब नहीं किया गया। तो एन एलएलपी हैज एनी मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, तो जितने भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वहां पर मैक्सिमम पार्टनरशिप नॉर्मल फॉर्म में 50, और जो एलएलपी है उसमें कितने भी पार्टनर्स हो सकते हैं, अनलिमिटेड। सेपरेट लीगल एंटिटी, अभी मैंने बताया था आपको, तो एलएलपी में सेपरेट लीगल एंटिटी होती है? बिल्कुल होती है। पार्टनरशिप में होती है? नहीं होती है। तो पार्टनरशिप में डेथ, ल्यूनेसी ऑफ द पार्टनर्स से फर्म डिसॉल्व हो सकती है, लेकिन एलएलपी के अंदर ऐसा नहीं हो सकता। इसका एग्जिस्टेंस जो है वो परपेचुअल है, इसकी एंटिटी अपने पार्टनर से सेपरेट है, ठीक है। तो इसलिए इसके इनमें क्या डिफरेंस है कि एलएलपी की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, जबकि पार्टनरशिप की लीगल सेपरेट एंटिटी नहीं होती है। चलिए आगे चलते हैं। लायबिलिटी, अब बताइए लायबिलिटी जो होती है वो एलएलपी के केस में क्या होती है और ट्रेडिशनल पार्टनरशिप के केस में क्या होती है? एलएलपी के केस में लिमिटेड होती है और ट्रेडिशनल पार्टनरशिप के केस में अनलिमिटेड होती है। बिल्कुल ठीक, अगर आप ऐसा सोच रहे तो। इन केस ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, each partner has unlimited liability
and is personally liable for all the debt of the firm. But in a LLP, partner has limited liability to the extent of his agreed contribution in the LLP. But यहाँ पर एक्सेप्शन है, हमने बात की थी कि अगर पार्टनर ने कोई भी अनऑथराइज्ड एक्ट किया है, फ्रॉड किया है, नेग्लिजेंस है, तो जिस पार्टनर किसने ऐसा किया है वो उन एक्ट की वजह से नुकसान के लिए पर्सनली लायबल होगा। ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो वैसे हमारी नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में लायबिलिटी लिमिटेड होती है, बट एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस में लाइक अनऑथराइज्ड एक्ट, फ्रॉड, नेग्लिजेंस, इन सब केसेस में लायबिलिटी हमारी क्या होती है, लिमिटेड हो जाती है, इवन इन केस ऑफ एलएलपी। जी, अथॉरिटी ऑफ पार्टनर्स, तो एवरी पार्टनर ऑफ पार्टनरशिप इज एन एजेंट ऑफ अदर पार्टनर्स, whereas every partner of an LLP is not an agent of other partners. As such, in a partnership, each partner has an implied authority. So, आपने पढ़ा होगा ये पार्टनरशिप में, in partnership, each partner has an implied authority to bind his co-partners by acts done within the ordinary course of business. But LLP में ऐसा नहीं होता. In an LLP, a partner has no such authority. There being no mutual agency between various partners. तो LLP में कोई भी म्यूचुअल एजेंसी नहीं होती है। तो इस केस में हमें समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर ऐसी कोई इम्प्लाइड अथॉरिटी नहीं है जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 में पार्टनर्स के पास होती है। यानी कि एक पार्टनर का एक्ट बाकी सारे पार्टनर्स को अफेक्ट कर सकता है, लाइबल कर सकता है, बाउंड कर सकता है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। लीगल कंप्लाइंसेस, अब लीगल कंप्लाइंसेस बताया था आपको, याद करिए। सो एलएलपी के अंदर जो भी लीगल कंप्लाइंसेस होती है वो डेजिग्नेटेड पार्टनर को हमने दिया है, वो लाइबल हैं, बाकी पार्टनर लाइबल नहीं होते हैं। जबकि नॉर्मल पार्टनरशिप में सारे पार्टनर्स का लीगल ऑब्लिगेशंस होता है, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो नो पार्टनर कैन एस्केप के हमने तो रेस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे पार्टनर को दी थी, नहीं, सारे पार्टनर लाइबल होंगे। बट एलएलपी में हमने ये चीज़ लॉ ही प्रिस्क्राइब करता है कि लीगल ऑब्लिगेशन जितने भी हैं वो किसके हैं, डेजिग्नेटेड पार्टनर के हैं। तो फिर बाकी पार्टनर्स के लिए लाइबल नहीं होंगे। रजिस्ट्रेशन, अब क्या पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है? तो आपको पता है कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, तो उसमें हम रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। लेकिन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने रजिस्ट्रेशन को कंपलसरी नहीं किया है। तो अगर वो कंपलसरी नहीं है तो वी हैव एन ऑप्शन वेदर टू रजिस्टर अवर फर्म और नॉट। सो इफ पार्टनरशिप फर्म opted for registration, then they can opt, they can register. But if they do not opted for the registration, so they are not bound to do so. But LLP, हमने कहा ये बॉडी कॉर्पोरेट है, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है, तो बिना इनकॉर्पोरेशन के, बिना रजिस्ट्रेशन के LLP का एग्जिस्टेंस ही नहीं होता। तो LLP के लिए रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है, जबकि पार्टनरशिप के लिए कंपलसरी नहीं है। तो आई यूज दिस वर्ड मे और मे नॉट, आई मीन्स लॉ यूज दिस वर्ड मे और मे नॉट। तो वो रजिस्टर्ड कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। वाइंडिंग अप, अब अभी हमने डिस्कस किया था, पार्टनरशिप फर्म कैन बी वाउंड अप एनी टाइम विदाउट एनी फॉर्मेलिटीज, बट इन केस ऑफ LLP, no one member can require to be wound up at will and winding up involves legal formalities. तो जो तीन हमने बताई थी प्रोसीजिंग, उन तीनों में से भी आपको चूज करना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन आप चूज कर रहे हो, एंड देन उसके साथ लीगल फॉर्मेलिटीज हैं, वो सारी लीगल फॉर्मेलिटीज आपको कंप्लाई करनी पड़ेगी। जब लीगल फॉर्मेलिटीज कंप्लाई करते हैं तभी फर्म आपकी वाउंड अप होगी, वरना वाउंड अप नहीं कर सकते आप अपनी मर्जी से। आई होप ये सारे पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। अब यहाँ पर डेजिग्नेटेड पार्टनर होते हैं LLP में, अभी मैंने बताया था, जबकि पार्टनरशिप, एक नॉर्मल पार्टनरशिप में कोई डेजिग्नेटेड पार्टनर जैसा कॉन्सेप्ट नहीं होता है। तो LLP में मिनिमम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होने चाहिए, और साथ में ये भी बताया था कि कम से कम एक बंदा उनमें से
रेजिडेंट इंडिया में होना चाहिए, सिटीजन होना चाहिए इंडिया में, बट डेजिग्नेटेड पार्टनर का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं किस पार्टनरशिप एक्ट 1932 में। नेम, अब पार्टनरशिप हम कुछ भी नाम रख सकती है और कोई कंपल्शन नहीं है उसके आगे पीछे कुछ लगाना, लेकिन एलएलपी के लिए कंपलसरी है अपने नाम के साथ लिमिटेड लायबिलिटी वर्ड यूज करना, क्योंकि इनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। तो जो भी पर्सन डील कर रहा है एलएलपी से उसको पता होना चाहिए कि इस फर्म की लायबिलिटी लिमिटेड है, तो इसीलिए हमने प्रोविजंस रखी है कि अपने नाम के साथ हमेशा ये लिमिटेड लायबिलिटी वर्ड यूज करेंगे, जबकि पार्टनरशिप एक्ट 1932 में ऐसी कोई प्रोविजन नहीं है। आप अपना नाम कैसे भी कुछ भी रख सकते हैं, कोई सफिक्स प्रीफिक्स करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। हमने पढ़ लिया डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप फर्म एंड एलएलपी। तो मैंने आपको बताया था इसमें कुछ फीचर्स एलएलपी के हैं, सॉरी पार्टनरशिप के हैं, और कुछ फीचर्स कंपनी के हैं। तो इट्स एन हाइब्रिड। सो हमने क्या किया है, तो दोनों के फीचर्स को कंबाइन करके एक तीसरी चीज निकाली है एलएलपी। तो एलएलपी और लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी के अंदर क्या डिफरेंस होता है, तो हम उसको भी समझ लेते हैं एक बार। रेगुलेटिंग एक्ट, तो एलएलपी को कौन सा एक्ट रेगुलेट करता है? यस, एलएलपी 2008। कंपनी को कौन सा एक्ट रेगुलेट करता है? कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, क्लियर है ये बात जी। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ मेंबर्स। तो इन केस ऑफ एलएलपी कितने मेंबर्स मिनिमम होने चाहिए? 2। मैक्सिमम नो लिमिट। बट इफ यू कंपेयर दिस नंबर विद द प्राइवेट कंपनी, तो प्राइवेट कंपनी में कितने होते हैं मिनिमम? 2। मैक्सिमम 200। जबकि पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर्स होने चाहिए और मैक्सिमम अनलिमिटेड है। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एलएलपी एंड ए कंपनी इन रेस्पेक्ट ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स। सो दो हमने बताया कि मिनिमम नंबर जो मेंबर्स हैं वो अगर हम कंपेयर करते हैं पब्लिक कंपनी से, तो एलएलपी के केस में 2 होते हैं मिनिमम नंबर, पब्लिक कंपनी के केस में 7 होते हैं, जबकि मैक्सिमम लिमिट दोनों में कुछ नहीं है। लेकिन अगर इसे कंपेयर करते हैं प्राइवेट कंपनी से, तो प्राइवेट कंपनी में मिनिमम नंबर तो सेम है, लेकिन मैक्सिमम नंबर एलएलपी में कोई लिमिट नहीं है, जबकि प्राइवेट कंपनी में मिनिमम मैक्सिमम 200 मेंबर्स हो सकते हैं। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एलएलपी एंड अ कंपनी। मैनेजमेंट, तो अब समझते हैं कि मैनेजमेंट कैसे होता है। तो लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, ये कंपनी में कैसे मैनेजमेंट होता है बताइए मुझे। तो मैनेजमेंट जो कंपनी का होता है वो होता है थ्रू डायरेक्टर्स, उसके रिप्रेजेंटेटिव, उनके थ्रू होता है। एलएलपी में मेंबर जो मेंबर्स होते हैं, जो मैनेजमेंट होता है वो उनके ऊपर होता है जिनको हमने सिलेक्ट किया मैनेज करने के लिए। ठीक है, मैनेजमेंट रेस्ट विद दोज पार्टनर्स इंक्लूडिंग डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हु आर ऑथराइज्ड बाय एलएलपी एग्रीमेंट। तो एलएलपी एग्रीमेंट में जिसको भी हमने ऑथराइज किया है वो मेंबर्स मैनेजमेंट करते हैं। जबकि अगर हम बात कर रहे हैं कंपनी की, तो कंपनी को मैनेज करने का काम जो होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को होता है, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट कौन करता है? शेयर होल्डर्स करता है। तो इस रेस्पेक्ट में भी डिफरेंस है दोनों में। इंटरनल गवर्नेंस स्ट्रक्चर किस तरह से रहता है? तो अगर हम बात करें इंटरनल गवर्नेंस स्ट्रक्चर, तो कंपनी को जो रेगुलेट करता है वो कंपनीज एक्ट 2013 है, जबकि जो एलएलपी के केस में होता है वो कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स होता है। जो भी उन्होंने एग्रीमेंट किया है तो उसके हिसाब से इंटरनल गवर्नेंस होगा। लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स और पार्टनर्स ऑलरेडी क्लियर्ड। एलएलपी के जो मेंबर्स हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है टू द अमाउंट अनपेड। ठीक है, लेकिन अगर विलफुल फ्रॉड करते हैं तो उसके उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाती है। जबकि कंपनी के केस में सारे मेंबर्स की लायबिलिटी जो होती है वो मैक्सिमम होती है
जितना अमाउंट उन्होंने शेयर पे नहीं पे किया, यानी कि अनपेड अमाउंट ऑन दी शेयर्स, अनपेड अमाउंट ऑन दी शेयर्स। सो वहां तक ही मैक्सिमम पैसा आप मांग सकते हो कंपनी से, सॉरी कंपनी के नंबर से। आई होप ये समझ आया। मैं रिपीट कर देता हूं। तो एलएलपी और कंपनी, तो एलएलपी में पार्टनर्स की, कंपनी में मेंबर्स की, दोनों की लायबिलिटीज लिमिटेड होती है। तो एलएलपी में ये एक्सीड कर सकती है। कब एक्सीड कर सकती है? अगर बिल्कुल फ्रॉड करता है पार्टनर। लेकिन कंपनी में ये लिमिटेड है। लिमिटेड कहां तक है? जितना आपने शेयर पे अमाउंट पे कर दिया वो तो आपने पे कर ही दिया। मैक्सिमम आपसे और कितना मांग सकते हैं? मैक्सिमम आपसे वो पैसा मांग सकते हैं जितना पैसा आपने के ऊपर पे नहीं किया है। मोटिव तो ये हमने डिस्कस किया था। एलएलपी ओनली एंड ओनली प्रॉफिट मोटिव के लिए खोली जा सकती है। लेकिन कंपनीज प्रॉफिट के लिए भी हो सकती है और चैरिटेबल पर्पस के लिए भी खोली जा सकती है। जबकि साफ साफ हमने बात की थी कि एलएलपी जो है वो चैरिटेबल पर्पस के लिए खोली नहीं जा सकती है। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, देखिए कंपनी में आप इंटरेस्ट ट्रांसफर नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हैं फ्रीली। आपके पास शेयर है, आप अपना शेयर किसी और को बेच दीजिए, तो मेंबर से ट्रांसफर हो गया, वो इंटरेस्ट किसी और, जो भी प्रोविजन हो एग्रीमेंट उसके अकॉर्डिंगली आप इंटरेस्ट जो है अपना ट्रांसफर कर सकते हैं। तो जो भी कंडीशन उसमें इम्पोज की गई होंगी, तो वो कंडीशन जब तक आप फुलफिल नहीं करते तब तक आप इंटरेस्ट अपना ट्रांसफर कर सकते हैं। जबकि पब्लिक कंपनी के केस में फ्रीली ट्रांसफर होते हैं शेयर्स। आपने आज शेयर खरीदा, कल किसी और को बेच दीजिए। इवन आज खरीदा आज ही बेच दीजिए, तो आप ऑनर बन गए, कल कोई और ऑनर होगा उसका, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ पर जो भी आपकी एलएलपी एग्रीमेंट की टर्म्स हैं, कंडीशंस हैं, जो भी आप उसमें एग्रीमेंट में लिखा गया है उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। फाइन। तो आई होप आपको इन दोनों में भी डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि एक एलएलपी और एक कंपनी में क्या डिफरेंस होता है। चलिए आगे चलते हैं। इनकॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कैसे इनकॉर्पोरेट होती है, तो उसका पूरा प्रोसीजर है। उसमें हम बात करेंगे कि एलएलपी का नाम क्या होगा, उसके लिए इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, तो वो उसका इनकॉर्पोरेशन कराना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है, जो कि कंक्लूसिव प्रूफ होता है रजिस्ट्रेशन का, एलएलपी का। इफेक्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन, जब एक बार रजिस्टर्ड हो जाता है तो उसका इफेक्ट क्या रहता है। देन रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ एलएलपी क्या है, उसकी प्रोविजंस के बारे में बात करेंगे। और अगर उसको चेंज करना हो, तो अगर हमने एक ऑफिस हमारा रजिस्टर करा लिया है एंड वी वांट टू चेंज दैट ऑफिस, तो उसकी क्या क्या प्रोविजंस होंगी, तो वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। ओके। तो सपोज कर लीजिए आप एक एलएलपी रजिस्टर कराना चाहते हैं, तो स्टेबल की हेल्प से आप बखूबी समझ सकते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स आपको चूज करने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे जब आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे। तो स्टेप 1 क्या है? सबसे पहले 2 और मोर पर्सन कम्स टुगेदर टू एसोसिएट एन एलएलपी। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था, एलएलपी में मिनिमम जो मेंबर हैं वो 2 होते हैं। तो 2 और मोर देन 2 पर्सन वो आए और एलएलपी को एसोसिएट करें, मतलब सॉरी एलएलपी स्टार्ट करने की बात सोचें। अब स्टेप 2 में आप क्या करेंगे? सिलेक्ट मिनिमम 2 ऑफ देम, इंडिविजुअल्स और नॉमिनी ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट। तो अभी हम बात करेंगे कि बॉडी कॉर्पोरेट कहाँ से आ गई इसमें। तो एज बॉडी कॉर्पोरेट ऑल्सो कैन बी अ पार्टनर एलएलपी, तो हम उसको डिस्कस करेंगे। तो सिलेक्ट मिनिमम 2 ऑफ देम और एज डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, वन ऑफ देम मस्ट रजिस्टर इंडिया। ये बात हमने पहले भी डिस्कस है ना। तो अब मान लीजिए 2 ही बंदे हैं, वो दोनों ही डेजिग्नेटेड पार्टनर होंगे। लेकिन अगर वो 2 से ज़्यादा हैं तो कम से कम उनमें से 2 को आप डेजिग्नेटेड पार्टनर चूज कर लीजिए, सिलेक्ट कर लीजिए। अब ये भी हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या है?
तो अब आपको चाहिए DPIN नंबर। तो कंपनीज के केस में डिन होता है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। हमारे केस यानी कि LLP के केस में DPIN होता है, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो वो लेना होता है फ्रॉम MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर होता है, ये यूनिक नंबर होता है, और एक बार जो पर्सन इस नंबर को लेता है उसका नंबर थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द लाइफ सेम रहता है। तो वो चाहे किसी भी LLP के अंदर रहे, उसको नंबर चेंज कराने की जरूरत नहीं है। और इस नंबर का फायदा क्या होता है, तो हम उस पार्टनर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मान लीजिए कि पहले किसी पार्टनर ने कोई LLP खोली, उसमें फ्रॉड किया, या इंसॉल्वेंट हो गई, या कुछ और प्रॉब्लम हो गई, और वो LLP बंद हो गई। अब यही पार्टनर अपने DPIN नंबर के साथ दूसरी LLP खोल लेता है, तो हम उस पार्टनर को, उस डेजिग्नेटेड पार्टनर को आराम से पकड़ पाएंगे कि कहीं चीटिंग की थी, तो सारा नंबर के अंदर डिटेल, अब किस जगह का पार्टनर था, व्हाटएवर। तो जैसे आपका पैन कार्ड होता है, तो जहाँ पर भी आप करते हैं तो डिटेल सारी रजिस्टर होती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास। तो समझ लीजिए ये भी एक यूनिक नंबर होता है ऐसा ही, ठीक है, जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसको। यस, डेजिग्नेट, तो कहते हैं DPIN। अब नेक्स्ट आते हैं गेट डेजिग्नेटेड, ठीक है, फॉर वन ऑफ द डेजिग्नेटेड पार्टनर फ्रॉम सर्टिफाइंग अथॉरिटी। अब ऐसा होता है बहुत सारे ऑनलाइन सबमिट करने पड़ते हैं, बहुत सारे ऑनलाइन में देख रहे हैं आप, ऑनलाइन कितना मतलब लॉकडाउन के चक्कर में आप बैठा हूँ, मैं आपको अपने घर से, तो बहुत ज़रूरी होता है कि उनका प्रोसीजर को हम ध्यान में रखें। तो अब वो डॉक्यूमेंट मैंने, उसके लिए हम एक डिजिटल सिग्नेचर जो होता है वो सर्टिफिकेट परचेज करते हैं, और डेजिग्नेटेड पार्टनर जैसे सिग्नेचर करते हैं वो सिग्नेचर का काम करते हैं डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर के बारे में हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके बाद अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप है चेक अवेलेबिलिटी ऑफ नेम। आप जो भी नाम रखना चाहते हैं LLP का, भाई अब आपने कोई फॉर्म खोली है तो उसका कोई नाम रखेंगे, है ना। तो आप ये देखेंगे जो भी आप अपना नाम रखना चाहते हैं वो नाम अवेलेबल भी है या नहीं है। इसका मैं एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आप अपने नाम से एक ईमेल आईडी बनाना चाहते हैं, जीमेल पे बनाना चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं, आप जीमेल पे जाते हैं, वहाँ पर अपनी ईमेल आईडी जो भी आपको चाहिए वो गूगल से पूछ कि भाई कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो अगर वो किसी और का नहीं होता है तो आपको अलाउ कर देता है। इसी तरह से यहाँ पर होता है। तो फ्री सर्च फैसिलिटी अवेलेबल होती है, आप जाइए जो नाम आप रखना चाहते हैं वो नाम आप सर्च करिए। अब वो नाम सर्च करके अगर आपको वो नाम मिल जाता है तो आप उसको रख लीजिए, लेकिन नहीं है तो आपको अपना नाम चेंज करना पड़ेगा। बेसिकली पर्पज इज दैट कि कोई भी दो LLP का नाम सिमिलर ना हो जाए, ठीक है। आप उसके लिए फॉर्म नंबर 1 होता है वो फाइल करना पड़ता है, फिर बाद में 200 रुपीज फीस अपनी पड़ती है। वो रिजर्व में 3 महीने के अंदर अंदर तक अवेलेबल होता है। अगर आप 3 महीने के अंदर वो नहीं नाम यूज करते तो नाम किसी और को भी मिल सकता है। इन केस ऑफ फॉरेन LLP जो फीस है वो 200 रुपए की जगह 10,000 रुपए हो जाती है, और नाम जो 3 महीने की जगह 3 साल तक वैलिड हो जाता है। तो फीस भी बढ़ा दी उन्होंने, लेकिन साथ ड्यूरेशन भी बढ़ा दी। अब अगला स्टेप क्या करेंगे, आप नाम चूज कर लिया, आपने फीस पे कर दी, अब आपको प्रिपेयर करने इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स। इसके लिए फॉर्म 2 होता है, ई फॉर्म होता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है 2, उसके अंदर सारे डॉक्यूमेंट दिए होते हैं, वो डॉक्यूमेंट आपको प्रिपेयर करने होते हैं। ई फॉर्म 3 के अंदर आपने जो भी LLP एग्रीमेंट बनाया है वो एग्रीमेंट फाइल करना होता है। फिर इसके बाद कंसेंट लेटर होता है गिवन बाय DPs मतलब डेजिग्नेटेड पार्टनर्स,
टू एक्ट इन दैट। तो मैं अगर डेजिग्नेटेड पार्टनर हूं तो मैं कंसेंट दे रहा हूं, और जब कंसेंट दे रहा हूं तो उसके लिए मुझे एक लेटर देना पड़ेगा। कल को मैं डाई कर दूं कि मैं डेजिग्नेटेड पार्टनर था बिकॉज लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मुझ पे है ना, तो उस केस में मुझसे कंसेंट लेटर लिया जाता है कि मैं डीपी की तरह एक्ट करना चाहता हूं। एक आपका क्या हो गया, एक प्रूफ हो गया कि यू हैव गिवन योर कंसेंट टू एक्ट एज डीपी। प्रूफ ऑफ एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। अब रजिस्टर फीस के साथ डिपेंड करती है, 500 और 5,000 रुपये बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रीब्यूशन एलएलपी कितना होगा, तो रजिस्ट्रेशन फीस को पे करनी पड़ती है। और एक प्रूफ ऑफ एड्रेस, जो भी आप ऑफिस खोलना चाहते हैं उसका एड्रेस प्रूफ आपको सबमिट करना है। तो ये पूरा प्रोसीजर होता है। अब ये सारा का सारा आप आरओसी पास जाते हैं, तो आरओसी क्या करता है, वो स्क्रूटनाइज करता है। स्क्रूटनी का मतलब होता है कि वो देखते हैं सारे जो डॉक्यूमेंट हैं, जो पूरा प्रोसीजर है, वो पूरा प्रोसीजर आपने सही किया है, सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर दिक्कत नहीं है, वो सेटिस्फाइड होता है सब कुछ करने पे, तो लेकिन वो डिसीजन उसे 14 दिन के अंदर लेना है। तो दिस इज अ टाइम बाउंडेशन। तो उसको जो भी डिसीजन लेना है कि अगर कमी है तो कमी बताए, अगर पूरे हैं तो भी बताए। तो अगर वो कमी नहीं बता पाता तो वो क्या करता है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इश्यू कर देता है। और आरओसी असाइन एलपी आइडेंटिफिकेशन नंबर, इसे LLPIN या पिन कहते हैं, फॉर एवरी LLP विच इज रजिस्टर्ड। एक यूनिक नंबर होता है, हर LLP को मिलता है। तो ये एक प्रोसीजर है। तो अगर आप भी LLP खोलना चाहते हो, ये प्रोसेस ध्यान में रखें। दो दिस प्रोसेस इज ऑल्सो अवेलेबल ऑनलाइन, तो आपको आराम से मिल जाएगा। लेकिन आप प्रोसीजर समझ गए क्या क्या करना पड़ता है। तो अगर आप LLP रजिस्टर करना चाहते हैं तो आप इजीली जाके LLP रजिस्टर कर सकते हैं। तो आई होप आपको स्टेप समझ में आ गए होंगे। तो एक बार हम चाहें तो रिपीट कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। 2 पर्सन होने चाहिए मिनिमम, उसमें से 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर और 1 डेजिग्नेटेड पार्टनर कम से कम इंडिया का रेजिडेंट होना चाहिए। फिर इनको DPI नंबर लेना पड़ता है, वो कौन देता है, MCA देता है। उसके बाद उन्हें डिजिटल सिग्नेचर लेना पड़ता है। फिर उनको क्या करना पड़ता है, नाम की अवेलेबिलिटी चेक करना पड़ती है, जो भी नाम वो रखना चाहते हैं, और उस नाम को वो रिजर्व करते हैं फीस पे करके, जो 3 महीने और 3 साल तक रिजर्व किया जाता है। इंडियन कंपनी, इंडियन LLP के केस में 3 महीने और फॉरेन LLP केस में 3 साल। और फीस 200 से 10,000 वेरी करती है। 200 रुपये इंडियन LLP एंड फॉरेन LLP के लिए 10,000। इसके बाद आप डॉक्यूमेंट तैयार कर, आप इनकॉर्पोरेशन जो भी डॉक्यूमेंट है वो तैयार करते हैं, LLP एग्रीमेंट तैयार करते हैं, कंसर्न लेटर, अपने डेजिग्नेटेड पार्टनर बनना चाहते हैं, एड्रेस प्रूफ लेते हैं, और फीस के बाद जो रजिस्ट्रेशन फीस होती है वो सबमिट कर देते हैं आरओसी के पास। आरओसी 14 दिन लेता है ये देखने में कि जो पूरा प्रोसीजर है आपका पूरा प्रोसीजर जो है फुलफिल हुआ है या नहीं हुआ है। अगर पूरा प्रोसीजर फुलफिल हो गया है तो 14 दिन के बाद वो आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ है तो वो आपको कभी बता देगा विद इन 14 डेज। लेकिन एक बार सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर दिया तो उसके बाद LLP को वो एक आइडेंटिफिकेशन नंबर इशू कर देगा, जिसको हम LLP IN कहते हैं, दैट इज LLP पिन। जैसे DPIN था, ऐसी LLP IN है। ठीक है, हमने थोड़ा डिस्कस किया है नाम क्या होगा LLP का। देखिए नाम अब थ्रू आउट द लाइफ आप उसके साथ डील करेंगे। ये आप चेंज भी करा सकते हैं, लेकिन चेंज का प्रोसेस होता है, सिंपल सी बात है, कुछ भी है। और स्पेशली जहां पर हम लीगल बॉडी की वहां पर तो होता है, तो इसलिए नाम जरा थोड़ा सोच समझ, है ना। तो पहले हम पढ़ते हैं कि प्रोसीजर क्या है नाम का, मतलब क्या, किस तरह से नाम हम चूज करते हैं। The person desirous of forming an LLP should find out the availability of proposed name from the ROC। आपने देख लिया जी, MCA पोर्टल पे गए, वहां पर अपने चेक जो भी नाम है नहीं है, name with the acronym LLP,
as a last word of its name chosen by an LLP. तो सपोज आपने सुना मोहनदास, तो आपकी होगी मोहनदास LLP. You have to write down that LLP word with that name. The name chosen must not be undesirable in the opinion of central government, or the name which is identical or resemble to any other partnership firm, LLP or body corporate. भाई अनडिजायरेबल क्या हो सकता है? अब मान लीजिए आप ऐसा कोई नाम रखते हैं जो ऐसा मतलब ऐसा लग रहा है कि शायद ये जो है उसका रिलेशन कोई गवर्नमेंट से है, तो गवर्नमेंट को लगता है वो अनडिजायरेबल, तो आप एक ठीक मैसेज नहीं दे रहे हो, आप एक ठीक मैसेज नहीं दे रहे हो, ठीक है, उस केस में गवर्नमेंट उसके लिए डिनाई कर सकती है. इसके अलावा आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए और रिजेंबल नहीं करना चाहिए किसी और को. आइडेंटिकल का मतलब किसी और फर्म का नाम नहीं होना चाहिए, ये रिजेंबल नहीं करना करे, तो मतलब नाम तो थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन आपको समझने में लगता है कि वो वही कंपनी है जो हम समझ रहे हैं, इतने सालों से हम सुनते आ रहे हैं, है ना. तो आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनीज के नाम इस तरह के रख देते हैं वो, जैसे नाइकी कंपनी है तो नाइकी की स्पेलिंग थोड़ी चेंज कर दी, प्यूमा है तो उसको आप उसको बना दिया समथिंग, कुछ अदर नेम रख दी. सो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो रिजेंबल ना करे और आइडेंटिकल भी ना, ठीक है. किसी भी पार्टनरशिप फर्म का, किसी LLP का, किसी बॉडी कॉर्पोरेट का, तो वो हमें ध्यान रखना है कि कोई भी नाम जो हम ले रहे हैं वो आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए, रिजेंबल नहीं होना चाहिए और अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट की ओपिनियन से. लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कैन बी इनकॉर्पोरेटेड विद द चूजन नेम. अब जो भी आपने नाम चूज किया है उससे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, जो अभी मैंने प्रोसीजर आपको बताया. थ्रू inadvertence or otherwise an LLP's name is wrongly registered by a name which in the opinion of central government with the name of another existing LLP or body corporate or is undesirable, the central government may direct such LLP to change the name and the LLP must comply with the said direction within 3 months from the date of direction. समझ में आया? मान लीजिए गलती से या किसी और वजह से LLP का नाम गलती से रजिस्टर्ड हो गया. अब सेंट्रल गवर्नमेंट के ओपिनियन में उनको लगता है कि ये नाम भाई अनडिजायरेबल है या आइडेंटिकल है, जो कोई एग्जिस्टिंग LLP है, बॉडी कॉर्पोरेट है, तो उस केस में गवर्नमेंट एक डायरेक्शन दे सकती है कि भाई अपना जो नाम है उसको आप चेंज कर लीजिए और वो 3 महीने के अंदर अंदर हो जाना चाहिए, जब से वो डायरेक्शन दी है उसके अंदर अंदर. सेक्शन 21 requires that every LLP shall ensure that its name, address of its registered office, registration number and the statement that it registered with limited liability is mentioned on all its invoices, official correspondence and publication. तो अब जो भी नाम आपने रख लिया है वही वो नाम, वो एड्रेस जो आपने रजिस्टर्ड ऑफिस जहां पर भी आपने बताया है और रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपका बताया था ना, जो LPIN मिला था आपको, वो आपके हर एक डॉक्यूमेंट के ऊपर, हर इनवॉइस के ऊपर, कोई भी ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहे हो, कोई भी पब्लिकेशन कर रहे हो, उन सब के ऊपर आपका ये नाम, ये नंबर, एड्रेस लिखा होना चाहिए. ये कंपल्सरी, सो दैट ये पता लग पाए कि वो डॉक्यूमेंट आपने ही इशू किया है. तो ये बहुत जरूरी है. अब डिस्कस करते हैं अगर नाम बदलना है तो क्या होगा. तो नाम बदलने की 3 वजहें हो सकती हैं. एक तो मुझे खुद ही लगता है कि यार अपना नाम बदलना है, अपना मतलब LLP का नाम चेंज करना है, तो उसका क्या प्रोसीजर है. दूसरा है एज पर डायरेक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने डायरेक्ट किया है तो, और ROC रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज जो है वो भी आपको डायरेक्ट कर सकता है कि आपको अपना नाम चेंज करना पड़ेगा. तो उन तीनों केसेस का प्रोसीजर है. वो प्रोसीजर क्या है उसको समझ लेते हैं. तो अगर वॉलंटरी है तो कहता है द फॉलोइंग द प्रोसीजर लेट डाउन इन LLP एग्रीमेंट इफ इट इज साइलेंट देन विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स. तो हमें देखना है कि जो भी प्रोसीजर LLP एग्रीमेंट में माना गया है या लिखा गया है, उस एग्रीमेंट का प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे.
और अगर प्रोसीजर कुछ नहीं है, ये एलएलपी एग्रीमेंट उसमें साइलेंट है, उसके बारे में कुछ नहीं लिखा है, तो हमें नाम चेंज करने के लिए सारे पार्टनर्स की कंसेंट लेनी पड़ेगी। क्लियर? अब कहता है नेम ऑफ चेंज टू रजिस्ट्रार थ्रू फॉर्म 5 विद इन 30 डेज अलॉन्ग विद फीस। तो जो नोटिस है उसका चेंज का, वो नोटिस आपको रजिस्ट्रार के पास भेजना पड़ेगा जब चेंज हुआ उसके 30 दिन के अंदर अंदर। उसके लिए फॉर्म 5 होता है और जो भी फीस होती है उसके लिए प्रिस्क्राइब फीस आपको पे करनी पड़ती है। तो दो बातें इसमें हमने समझी, एग्रीमेंट है तो एग्रीमेंट के हिसाब से हम अपना नाम चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर एग्रीमेंट नहीं है तो आपको सारे पार्टनर्स, मेजोरिटी नहीं, ऑल दी पार्टनर्स को एग्री करना पड़ेगा। और नाम चेंज करने के बाद आपको उसका नोटिस रजिस्ट्रार को देना पड़ेगा। एक फॉर्म 5 होता है, उसके अंदर भर के देना होता है 30 दिन के अंदर, और जो भी फीस प्रिस्क्राइब्ड है वो फीस। अब आते हैं एज पर डायरेक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। अब मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपको डायरेक्ट किया है, तो कहता है व्हेन सेंट्रल गवर्नमेंट फील्स नेम इज नॉट एज पर गाइडेंस। अभी हमने पढ़ा था ना, कोई गाइडलाइंस दिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने, इनअप्रोप्रिएट नहीं होना चाहिए, अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए। अब सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है ये डायरेक्शन के हिसाब से नहीं है, गाइडलाइंस के हिसाब से नहीं है, तो वो डायरेक्शन इशू कर सकता है, और जिस डायरेक्शन को 3 महीने के अंदर अंदर कंप्लाई करना पड़ेगा, जो अभी हमने बात की थी। अगर ऐसा नहीं होता, अब मान लीजिए डायरेक्शन इशू कर दी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, लेकिन जो फर्म है वो बॉदर ही नहीं कर रही उसको, तो उसके लिए पेनल्टी है। पेनल्टी किसके लिए? नॉन कंप्लायंस के लिए। मतलब जब अगर आपको कह दिया गया है कि करना है तो आपको करना है, अगर आप नहीं कर रहे हो तो 10,000 से लेकर 5 लाख तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है एलएलपी के ऊपर, और जो डेजिग्नेटेड पार्टनर हैं उनके ऊपर भी पेनल्टी लगाई जाएगी, क्योंकि फर्म तो अपना कुछ करेगी नहीं, सारे लीगल कंप्लायंसेस किसको करने थे? डेजिग्नेटेड पार्टनर्स को। तो उनके ऊपर भी 10,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है। ठीक है, अब आते हैं हम तीसरे पे, ऑन डायरेक्शन बाय आरओसी। अब जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी है वो भी डायरेक्शन दे सकता है। ऑन रिक्वेस्ट बाय अनदर एंटिटी रिसीव्ड बाय आरओसी विद इन 24 मंथ्स ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द एलएलपी। एलएलपी के रजिस्ट्रेशन के 24 मंथ्स के अंदर ही अंदर अगर कोई दूसरी एंटिटी ये रिक्वेस्ट करती है कि फॉर्म का नाम, इस फॉर्म का नाम, इस एलएलपी का नाम चेंज कर देना चाहिए, और उसका वैलिड रीजन भी देती है, उसके लिए फॉर्म नंबर 23 आपको भरना पड़ता है। वो अगर ऐसा होता है तो डायरेक्शन भी आ सकती है आरओसी से कि भाई आप अपना नाम चेंज कर लीजिए। तो ये प्रोसीजर है नाम को चेंज करने का। अगर आप नाम चेंज करना चाहते हैं तो इतना लंबा प्रोसीजर है, तो अगर आप, बेटर है कि आप पहले से सोच लीजिए, आपको चेंज ना करना पड़े, लेकिन करना चाहते हैं करिए फिर। ठीक है, तो अभी मैं आप लोगों के क्वेश्चन एंड आंसर्स पढ़ रहा था, जो उसमें आपने काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। तो उसमें जो कॉमन मैंने देखा, कुछ बच्चों का डाउट्स है कि डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन होता है, तो मैंने कहा था हम उससे डिस्कस करेंगे, और काफ़ी स्टूडेंट्स ने पूछा हुआ है कॉमन सील क्या होता है। तो कॉमन सील एक तरह से स्टैंप होती है कंपनी की, जैसे एलएलपी है तो कोई पार्टनर साइन कर रहा है, ठीक है, किसी डॉक्यूमेंट को, तो वो डॉक्यूमेंट तब ज़्यादा ऑथराइज हो जाता है जब उसके ऊपर कंपनी की स्टैंप, कंपनी या एलएलपी की स्टैंप लगी हुई है। तो इट्स लाइक एन स्टैंप। जैसे आप देखते हैं कि आपके कोई भी ऑफिस है उसकी स्टैंप लगी होती है वहाँ पर, आपके कॉलेज में, आपके स्कूल्स में डॉक्यूमेंट के ऊपर आप जो भी प्रिंसिपल है या जो भी डेजिग्नेटेड ऑफिसर है उसको उसका नाम लिखा होता है, स्टैंप होती है, उसके ऊपर साइन होते हैं उसके। तो ऐसे ही यहाँ पर कॉमन सील होती है। और हमने बात की थी कि कंपनी जो एलएलपी है उसके केस में कॉमन सील इज नॉट कंपल्सरी, इट मे और मे नॉट हैव कॉमन सील। तो आई होप आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो कॉमन सील इज लाइक अ स्टैंप, जैसे आप डॉक्यूमेंट्स के ऊपर स्टैंप लगाते हैं वैसे ही सील, इसे सील कहते हैं। कॉमन सील मतलब जो कंपनी या फर्म की कॉमन सील है, जिस डॉक्यूमेंट पे वो लगेगी वो डॉक्यूमेंट ऑथेंटिक हो जाएगा। ठीक है, अब अगर कॉमन सील नहीं है तो उसके ऊपर आप, एक तो ये हो गया, एक आपने देखा होगा लेटर हेड होता है कंपनी का। तो जो मैंने आपको बताया था कि कंपनी एलएलपी का नाम, एलएलपी का नंबर, ये सब जो रिक्वायरमेंट है वो सारी की सारी हर डॉक्यूमेंट के ऊपर होनी चाहिए ताकि हम उसे ऑथेंटिकेट कर पाएँ। और जब सिग्नेचर की बात आ रही है तो कुछ डॉक्यूमेंट होते हैं जिन पर सिग्नेचर की जरूरत नहीं होती है,
जो सिग्नेचर की बात आ रही है, तो अगर कॉमन सील है तो कॉमन सील के केस के अंदर हमें क्या करेंगे, कॉमन सील लगाएंगे, उसके बाद सिग्नेचर करेंगे तो वैलिड हो जाएगा। ठीक है, चलिए। और एक बच्चे ने पूछा होगा कि परपेचुअल सक्सेशन होता है या एग्जिस्टेंस होता है। मोरलेस बात दोनों एक ही है। एग्जिस्टेंस का मतलब है परपेचुअल एग्जिस्टेंस मींस समबडी विल गो एंड समबडी विल टेक ओवर, एंड सक्सेशन का मतलब यही होता है कि किसी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो ये क्वेरीज थी अभी तक जो मैंने देखी। आगे चलते हैं। इनकॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट क्या होता है? तो अभी हमने बात की, 2 or more person associated for carrying on a lawful business with a view to earn profit will be required to subscribe their name to an incorporation document for getting a limited liability partnership incorporated. The incorporation document shall be filled in such manner and with such fees as may be prescribed with the ROC of the state in which the registered office of the LLP is to be situated. तो ये कहते हैं 2 or more person associated, जो भी थे, जो भी पार्टनर्स हैं फर्म के, 2 या 2 से ज़्यादा जितने भी हैं, जिनका पास प्रॉफिट कमाना है, जिन्होंने सब्सक्राइब किया अपना नाम कि हम पार्टनर हैं इस LLP के, उनको अपना नाम इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में लिखना होगा और वो डॉक्यूमेंट इनकॉर्पोरेट कराना पड़ेगा। अब वो जो इनकॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट हो गया, वो डॉक्यूमेंट फीस के साथ और जैसा भी मैनर प्रिस्क्राइब करता है ROC के बाद वो सबमिट करना होगा और विद फीस उसको, तब वो रजिस्टर्ड हो पाएगा। LLP कैन नॉट बी फॉर्म फॉर चैरिटेबल और नॉन प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटीज, ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ पहले भी। A statement in the prescribed form shall be filled by along with the incorporation document with all the details about LLP, must be signed by either an advocate or CS or CA। कोई भी जो भी उसकी फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है उसको भी उस पर साइन करने हैं, और ये देखना है कि जो भी सारा फॉर्मेलिटीज थी वो फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई हैं या नहीं हो गई, तो वो एक स्टेटमेंट उनको देनी होती है। अब कंटेंट क्या होते हैं इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के? इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट शैल बी इन अ फॉर्म एज प्रिस्क्राइब्ड इन LLP। इट शैल कंटेन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द फॉलोइंग मैटर। क्या क्या हो सकता है? द नेम ऑफ द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, तो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में ये होगा सबसे पहला। द प्रपोज्ड बिजनेस ऑफ LLP, तो क्या बिजनेस करने वाली है LLP। द एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द LLP, द नेम एंड एड्रेस ऑफ ईच ऑफ द पर्सन हु आर टू बी पार्टनर ऑफ द LLP ऑन इनकॉर्पोरेशन, उन सबका नाम होगा। द नेम एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन हु आर टू बी डेजिग्नेटेड पार्टनर ऑफ द LLP ऑन इनकॉर्पोरेशन। Such other information concerning the proposed LLP as may be prescribed। तो ये तो कंपलसरी है। इनके अलावा और भी कोई इंफॉर्मेशन जो लगता है देनी जरूरी है या प्रिस्क्राइब की गई है लॉ ने, तो वो सारी इंफॉर्मेशन हमें देनी पड़ेगी। पेनल्टी क्या है? अब माल सेक्शन 11(3) ये बताता है द पनिशमेंट फॉर अ पर्सन मेकिंग द स्टेटमेंट अबाउट कंप्लायंस ऑफ LLP एक्ट refer to above, either knowing it or to be false or not believing in its being true with a fine of not less than 10,000 but which may extend to 5 lakh and also for imprisonment for a term which may extend to 2 years। अब इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट पे साइन कर दिया आपने स्टेटमेंट्स, लेकिन आपको पता है कि वो ठीक नहीं है, आप जानते हैं knowing it is to be false, तो जिस भी पर्सन ने उसमें दी है, सिग्नेचर किए हुए इनकॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट पे, उसके ऊपर 10,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक का फाइन लगाया जा सकता है और इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, उसको जेल हो सकती है। कहाँ तक? 2 साल तक की जेल हो सकती है। तो 10,000 मिनिमम फाइन है, मैक्सिमम फाइन 5 लाख रुपए है और 2 साल तक की सजा भी उसको हो सकती है। तो ये पेनल्टी लॉ इम्पोज करता है कि अगर आपने कोई भी बात जानते हुए आपने उसमें गलत दी है तो उस केस में आपके ऊपर ये फाइन और आपको सजा का ही प्रोविजन इसमें किया हुआ, ये पेनल्टी है। इनकॉर्पोरेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, सेक्शन 12 प्रोवाइड्स दैट ROC shall scrutinize whether the incorporation document and other papers satisfy the requirement of the act, and if they are in order, he will register the LLP within a period of 14 days from the date of presentation and shall issue a certificate of incorporation signed by him
and authenticated by his official seal, stating therein that the LLP is incorporated by the name specified the incorporation document. तो अब क्या हुआ कि इनकॉर्पोरेशन हो गया उसका आफ्टर रजिस्ट्रेशन. तो आपने रजिस्ट्रेशन इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट दिया आरओसी के ऑफिस में, आरओसी ने उसको स्क्रूटनाइज किया. हमने कहा था 14 दिन के अंदर वो अपना देखता है कि वो सेटिस्फाइड है नहीं है लीगल रिक्वायरमेंट से, या जो भी सब उसने डॉक्यूमेंट भेजे हैं वो ठीक है नहीं है. होता है तो वो सब कुछ सेटिस्फाई होने के बाद वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देता है, और उसमें जो नाम स्पेसिफाइड है इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में वो एलएलपी का नाम है. द रजिस्ट्रार शैल एंटर द एलएलपीज नेम इन रजिस्टर ऑफ एलएलपी. और एलएलपी का जो नाम है वो अपने रजिस्टर में वो लिख लेता है जो मेंटेन किया होता है रजिस्ट्रार ने अपने ऑफिस में. तो जितनी भी एलएलपी हैं उस ऑफिस में, सॉरी उस आरओसी के बेसिकली कैसे जुडिक्शन में, उन सब का नाम उस रजिस्टर में लिखा होता है. और शैल असाइन एन एलएलपी आइडेंटिफिकेशन नंबर टू ऑल एलएलपीज. और उस एलएलपी को वो आइडेंटिफिकेशन नंबर भी प्रोवाइड कर देता है जो हमने पहले भी डिस्कस किया था, एलएलपी आइडेंटिफिकेशन नंबर नोन एज LLPIN. तो हर एलएलपी को मिलता है, ऐसे इस एलएलपी को भी ये मिल जाता है. कंक्लूसिवनेस ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. अब देखिए जो इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट है वो एक कंक्लूसिव एविडेंस है कि एलएलपी ड्यूली रजिस्टर्ड हो गई है उस नाम से जो नाम सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है. अब वो नाम चाहे कुछ भी हो, जो भी नाम रजिस्टर्ड हो गया वो हो गया है, वो कंक्लूसिव एविडेंस है उस बात का. ये कहता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन issued in respect of any LLP shall be conclusive evidence of the fact of the LLP is duly registered by the name specified in the incorporation document. Once the certificate of incorporation is issued, nothing is to be inquired into as to regularity of the prior proceeding. अब पहले क्या हुआ था, कौन से डॉक्यूमेंट लगाए गए थे. एक बार आपका नाम रजिस्टर्ड हो गया, आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया, उसके बाद कुछ भी इंक्वायर नहीं होगा, कि सब ठीक था. वो कहता है इवन दो द सिग्नेचरीज कम आउट टू बी फॉर्ज्ड. जो सिग्नेचर थे वो फॉर्ज्ड क्यों ना हो, सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन एक बार इशू हो गया, रजिस्ट्रार के पास कोई पावर नहीं है उसको रिवोक करने की, कैंसिल करने की. तो ये बात हमें ध्यान रखनी है कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एक कंक्लूसिव प्रूफ है किसी भी फर्म के एग्जिस्टेंस का. तो उसके बाद वो जो भी काम करती है वो सारे काम तो ये माने जाएंगे वो फर्म काम कर रही है, कोई इंडिविजुअल काम नहीं कर रहा है आफ्टर इनकॉर्पोरेशन. लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, इट मे हाउएवर बी नोटेड दैट इफ एन इलीगल ऑब्जेक्ट हैज बीन रजिस्टर्ड, गलती से रजिस्टर्ड हो गया इलीगल ऑब्जेक्ट मींस इट इज नॉट लीगल. द इलीगल ऑब्जेक्ट डू नॉट बिकम लीगल बाय द इश्यू ऑफ द सर्टिफिकेट. ये कहता है कोई इलीगल चीज किसी सर्टिफिकेट के देने से लीगल नहीं हो सकती. अगर आपने चोर को सर्टिफिकेट दे दिया कि आप चोर नहीं है तो वो चोर नहीं रह गया, ऐसा नहीं होगा कि वो चोर नहीं रह गया है, उसका जो एक्ट है वो इलीगल नहीं रह गया, वो एक्ट उसका इलीगल ही रहेगा. तो ऐसे ही वो बोलता है कि बाकी सब तो ठीक है, लेकिन इलीगल ऑब्जेक्ट अगर है जिस काम के लिए आपने ये एलएलपी खोली है, अगर वो ऑब्जेक्ट ही आपका इलीगल है तो उस केस में वो ऑब्जेक्ट इलीगल आपका लीगल नहीं बन सकता, चाहे सर्टिफिकेट इशू क्यों ना हो जाए. तो सर्टिफिकेट जो है वो कंक्लूसिव प्रूफ है. किस चीज का कंक्लूसिव प्रूफ है कि फर्म रजिस्टर्ड हो गई है और उसका नाम ये है, वो ये करेगी, लेकिन वो किसी इलीगल चीज को लीगल में कन्वर्ट नहीं कर सकते. ये ध्यान रखना है. इफेक्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन. अब क्या होगा, सेक्शन 14 प्रोवाइड्स दैट on obtaining the certificate of incorporation, the LLP become a body corporate having separate legal entity and perpetual succession. The effect of registration is that from the date of registration, incorporation, giving in the certificate, the LLP shall be capable of exercising the power such as suing and become sued, acquiring, owning, holding, developing, disposing of property, whether movable or immovable, tangible or intangible, having a common seal, if it is decided to have one, and doing and serving other acts and things as body corporate may lawful and suffer. तो क्या कहना चाहता है ये कहना चाहता है कि एक बार आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया तो आप एग्जिस्टेंस में आ जाते हैं.
आप एक बॉडी कॉर्पोरेट बन गए जिसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है, जिसका परपेचुअल एग्जिस्टेंस सक्सेशन है। अभी कहते हैं इसका इफेक्ट क्या है। जिस डेट को, जो डेट रजिस्ट्रेशन में लिखी हुई है सर्टिफिकेट के, सॉरी सर्टिफिकेट में लिखी है रजिस्ट्रेशन की, तो अब आपके पास उस डेट से पावर आ गई कि आप किसी पे इश्यू कर सकते हैं, आप पे कोई इश्यू कर सकता है, आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे राइट्स आपको उस डेट से मिल जाते हैं जिस डेट पे आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला है। दैट इज द इफेक्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ एलएलपी, तो कहता है सेक्शन 13 provides that every LLP shall have a registered office to which it all communication notices may be addressed and where they shall be received। अब भाई आपका जो रजिस्टर्ड ऑफिस होगा, हमें कैसे पता चलेगा जो आप कहाँ पे रजिस्टर्ड है। अगर हमें आपसे कोई कम्युनिकेशन करनी है तो कम्युनिकेशन कहाँ करेंगे, तो आपका रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए। तो रजिस्टर्ड ऑफिस आपको बताना पड़ता है। द LLP में डिक्लेयर एनी अदर एड्रेस एज द एड्रेस फॉर सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट इन द मैनर इज लेट डाउन इन LLP एग्रीमेंट। कोई भी बताए, कोई भी जगह बताए। LLP एग्रीमेंट डज नॉट प्रोवाइड फॉर सच मैनर, कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर विल बी रिक्वायर्ड फॉर डिक्लेयरिंग एनी अदर एड्रेस एज द एड्रेस फॉर सर्विंग फॉर डॉक्यूमेंट। ठीक है साहब। तो मान लीजिए, देखिए अगर आपने रजिस्टर्ड ऑफिस किया हुआ है, डिक्लेयर किया हुआ है, तो वो रजिस्टर्ड ऑफिस पे ही एड्रेस आपके डॉक्यूमेंट जाएंगे। लेकिन आप कहते हैं कि ये डॉक्यूमेंट मुझे यहाँ नहीं इस एड्रेस पे चाहिए, तो आपको वो एड्रेस पे मिल जाएगा। अब वो कैसे पता चलेगा कि कौन सा एड्रेस, वो किस तरह से होगा, तो जैसा भी मैनर है LLP एग्रीमेंट में उस तरह से मान लेंगे। लेकिन अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो सारे पार्टनर्स की कंसेंट होनी चाहिए। वो कहता है डॉक्यूमेंट में भी सर्व्ड ऑन एन LLP और अ पार्टनर और डेजिग्नेटेड पार्टनर देयर ऑफ सेंडिंग इट बाय पोस्ट अंडर सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग और बाय रजिस्टर्ड पोस्ट और बाय एनी अदर मैनर एज वे प्रिस्क्राइब्ड। तो अब रूल 2009 जो उसका रूल 15 है, वो कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन से और कोरियर के थ्रू भी हम डॉक्यूमेंट डिलीवर कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं आपको ईमेल भी कर रहा हूं आपके रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पे, तो वो भी एक डिलीवर डॉक्यूमेंट माना जाएगा। अब हमें चेंज करना है अपना रजिस्टर्ड ऑफिस, तो क्या प्रोसीजर है साहब? थोड़ा सा टीडियस प्रोसीजर, इसको ध्यान से समझेंगे। तो दो चीजें हो सकती हैं, वन प्लेस टू अनदर इन सेम और स्टेट टू, भाई एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाना है या एक स्टेट में ही दूसरी जगह पे जाना है। तो एक स्टेट में दो सिटी हो सकती है, एक सिटी से दूसरी से जा रहा है। सपोज यूपी स्टेट है, लखनऊ और आगरा दोनों जो है वो यूपी में आती हैं, तो हम अपना ऑफिस ट्रांसफर करना चाहते हैं लखनऊ से यूपी में। ठीक है, तो उसका प्रोसीजर क्या है? और हम स्टेट ही चेंज करना चाहते हैं, हम यूपी से दिल्ली में या हरियाणा में ले जाना चाहते हैं, तो उस केस में क्या प्रोसीजर है? तो उसमें दो कैटेगरी में इसको डिवाइड किया। ठीक है, तो अब जब हम बात कर रहे हैं विद इन दी स्टेट, तो वहां पर भी दो केस आते हैं। एक आता है जब हम चेंज करवाना चाहते हैं सेम आरओसी की जुड़े, यानी कि जिस पहले हम करते उस रिव्यू में और उसी की जुडिक्शन में वो एरिया आता है, तो उस केस में क्या प्रोसीजर है? और जब आरओसी की जुडिक्शन चेंज हो जाती है, यानी कि पहले रजिस्ट्रार का ऑफिस हमारा कोई और पड़ता था, अब रजिस्ट्रार का ऑफिस हमारा कोई और पड़ता है। ठीक है, तो ये प्रोसीजर है। तो पहले हम बात करते हैं, मैंने डज नॉट इन्वॉल्व चेंज इन जुडिक्शन ऑफ आरओसी, आरओसी सेम है, उस केस में क्या होगा? तो उसमें है प्रोसीजर एज लेट डाउन इन LLP एग्रीमेंट और कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर इफ LLP एग्रीमेंट इज साइलेंट। तो ये बात हमें समझ में आ ही रहा है, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं इस चीज को। तो ये कहता है कि अगर LLP एग्रीमेंट है तो उस एग्रीमेंट के हिसाब से जो भी प्रोसीजर उसमें है, अगर नहीं है तो हमें कंसेंट लेनी पड़ेगी सारे पार्टनर्स की। ठीक है, हमने ले लिया, डिसाइड कर लिया ये ऑफिस चेंज करना है। अब उसका नोटिस देना है आरओसी को विदिन 30 रिक्विजिट फी, यानी कि जो भी फीस बनती है वो फीस के साथ 30 दिन के अंदर अंदर आपको भेजना है। ठीक है, अब आते हैं जब जुडिक्शन चेंज हो रही है, मींस पहले मैं एक्स आरओसी के ऑफिस में आता था, अब मैं वाई में जा रहा हूं, लेकिन हाँ सेम स्टेट में है, ये इंपॉर्टेंट है। तो पहला पॉइंट तो यही है कि जब आप ऑफिस रजिस्टर चेंज कराना चाहते हो तो उसका चेंज करने का तरीका क्या है?
चेंज करने का तरीका वही है। अगर एलएलपी एग्रीमेंट है तो उसके हिसाब से, नहीं है तो सारे पार्टनर की कंसेंट ले लीजिए। अब यहाँ पे एक स्टेप और बढ़ गया। क्या स्टेप बढ़ गया? फाइल अ नोटिस विद आरओसी फ्रॉम वेयर एलएलपी proposes to shift with a copy to ROC under whose third office is proposed to be shifted. तो आप नोटिस दोगे जिस ऑफिस से आप शिफ्ट होने वाले हो कि आप कहां पर शिफ्ट होने वाले हो। ये कहता है फाइल अ नोटिस विद आरओसी फ्रॉम वेयर एलएलपी proposes to shift with a copy of ROC under whose jurisdiction the registered office is proposed to be shifted. मान लीजिए आप दिल्ली से और आगरा जाना चाहते हैं, सॉरी आगरा से आप सपोज लखनऊ जाना चाहते हैं, तो आगरा के ऑफिस में के आरओसी को आप नोटिस देंगे, ठीक है, कि मैं उसमें शिफ्ट होना चाहता हूँ। नोटिस ऑफ चेंज टू आरओसी विद इन 30 days अलॉन्ग विद रिक्विजिट फीस, ठीक है। अब आपको जो वहां पर दे दिया आपने, उसके 30 दिन के अंदर अंदर आप नए वाले को भी बताएंगे, पुराने वाले को भी बताएंगे कि भाई हम आपके यहाँ पे शिफ्ट होना चाहते हैं। अब आते हैं चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। अब पूरी स्टेट ही चेंज कर रही है। अब मैं यूपी से हरियाणा, यूपी से दिल्ली, कर्नाटक, कहीं भी एनी स्टेट आई एम गोइंग, तो क्या प्रोसीजर है? तो क्या है, पहला पॉइंट तो वही है, प्रोसीजर वही होगा जो एलएलपी एग्रीमेंट में लिखा है, या अगर प्रोसीजर नहीं लिखा है तो क्या करेंगे? हाँ जी, कंसेंट लेंगे ऑल पार्टनर्स की। अब इसमें एक और बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, कंसेंट ऑफ ऑल दी सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। तो हमारे जितने भी सिक्योर्ड क्रेडिटर्स थे भाई, वो तो रहते थे एक स्टेट में, आप दूसरी स्टेट में जा रहे हो, तो पैसा वसूल करने के लिए उनको आपके पास आना पड़ेगा, है ना। तो अब आपको उनसे पूछना पड़ेगा भाई हम जा रहे हैं। अगर वो कहते हैं तो ठीक है, अगर कोई कहता है जी नहीं आप नहीं जा सकते, तो या तो उसका पैसा पे कर दो, आपका डेट लायबिलिटी खत्म हो गई, आप निकल सकते हैं, दूसरी स्टेट में चले जाइए। लेकिन अगर वो कंसेंट, अगर आप उसका पैसा भी पे नहीं करते और वो कंसेंट भी नहीं देता, तब आप नहीं जा सकते। तो सिंपल सा प्रोसीजर है कि आपको कंसेंट लेनी पड़ेगी ऑल दी सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। अब कई बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये सिक्योर्ड क्रेडिटर्स कौन होते हैं? तो दो तरह के होते हैं, एक सिक्योर्ड होते हैं, एक अनसिक्योर्ड होते हैं। सिक्योर्ड क्रेडिटर्स होते हैं जिन्होंने अपने डेट के बदले में, लोन के बदले में आपसे कोई सिक्योरिटी ली हुई है। फॉर एग्जाम्पल आपकी बिल्डिंग के बदले में लोन दिया हुआ है तो सिक्योर्ड हो गए। तो अगर आप बिल्डिंग बेचोगे तो बिल्डिंग बेच के जब पहले पैसा आएगा तो आपको सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को देना पड़ेगा, उसके बाद अनसिक्योर्ड का नंबर आएगा। तो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स की लायबिलिटी पहले मतलब सिक्योर होती है, तो आपको उनको पैसा देना पड़ेगा। आई होप ये समझ में आया आप सबको। अब ये कहता है नॉट लेस देन 21 days बिफोर फाइलिंग नोटिस विद रजिस्ट्रार, notice in 2 newspaper, one in English and one in vernacular language. Vernacular language means local language of that particular area. अगर उस पर्टिकुलर एरिया की लैंग्वेज कोई और है तो आपको उसमें देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे सारे लोग हिंदी बोलते हैं, हिंदी चलती है तो हिंदी के न्यूज़पेपर में, सपोज वहाँ पे तमिल तेलुगु चलती है, पंजाबी चलती है, तो आपको पंजाबी के, तमिल के, तेलुगु के न्यूज़पेपर के अंदर देना पड़ेगा। तो ये पूरा प्रोसीजर आप करेंगे, उसके बाद ही आप अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि कितना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर दिया है लॉ ने, है ना। तो एक बार इसको रिवाइज कर लें क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में पूरा। अभी एक दो बच्चों की क्वेरी भी थी, सर जो आप पढ़ा रहे हैं वो एग्जाम में आएगा जी। जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो पूरा का पूरा आपका कोर्स है, आपका पूरा का पूरा कोर्स प्रिस्क्राइब किया हुआ है, तो इसमें से क्वेश्चन आना ही आना है। अब कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कुछ थोड़ी कम इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन कम इंपॉर्टेंट का मतलब है कि वो एग्जाम में नहीं आ सकती, ये मतलब नहीं है, वो भी एग्जाम में आ सकती है। लेकिन कुछ क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, कुछ क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं। तो इस केस में मैं सिर्फ यही बताता चलता हूँ आपको कि ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देख लेते हैं क्या प्रोसीजर है। अगर हमें सेम स्टेट में चेंज करना है तो मैंने 2 कंडीशन बताई थी, जुडिक्शन ऑफ द सेम आरओसी, यहाँ पर आरओसी की जुडिक्शन चेंज हो गई है। यहाँ पर हम बात करते हैं जब
पहला पॉइंट तीनों में कॉमन है। प्रोसीजर क्या चेंज करने का, एलएलपी एग्रीमेंट में जो लिखा है वैसा, और जो कंसेंट है ऑल पार्टनर्स की वो कंसेंट ले लीजिए अगर कुछ नहीं लिखा हो तो, है ना। इस वाले में क्या होता है कि नोटिस देना पड़ता है 30 डेज के अंदर अंदर आपको फीस के साथ आरओसी को, जबकि यहाँ पर एक स्टेप और बढ़ जाता है, एक नोटिस आपको आरओसी के पास फाइल करना पड़ता है जहाँ से आप अपना ऑफिस शिफ्ट करना चाह रहे हो, और बाकी फिर दूसरा नोटिस 30 दिन के अंदर देना है। जबकि आप स्टेट जब चेंज करते हो तो उसका प्रोसीजर थोड़ा लंबा है। तो पहला स्टेप सब में सेम है जैसा मैंने बता दिया, आपको सिक्योर्ड क्रेडिटर्स की कंसेंट लेनी पड़ेगी। सिक्योर्ड क्रेडिटर का मतलब मैंने बताया आपको, ऐसे क्रेडिटर जो सिक्योर्ड हैं, है ना, जिनकी लायबिलिटी आपको पहले पे करनी है, जिस असेट के बदले में वो सिक्योर है उसको बेचकर, अगर ऐसा होता है तो इंसॉल्वेंसी होती है तो। और आपको 21 डेज का नोटिस रजिस्ट्रार को देना पड़ेगा, और उसके साथ साथ आपको 2 न्यूज़पेपर में, एक इंग्लिश लैंग्वेज में और एक वर्नाकुलर लैंग्वेज में, दैट मीन्स लोकल लैंग्वेज के अंदर आपको उसका नोटिस देना पड़ेगा कि हम अपना ऑफिस चेंज करना चाहते हैं। तो अगर किसी को ऑब्जेक्शन है तो उस दिन के अंदर आ जाएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर वो चेंज हो सकता है। आई होप ये समझ में आया होगा आप सभी को। कन्वर्जन फ्रॉम फॉर्म इनटू लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, देखिए ये एक्ट प्रोवाइड करता है दैट अ पार्टनरशिप फर्म वेदर रजिस्टर्ड और नॉट इज अलाउड टू कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू एलएलपी। द कन्वर्जन ऑफ फर्म इनटू एलएलपी मींस ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, असेट, इंटरेस्ट, राइट, प्रिविलेज, लायबिलिटीज मींस सब कुछ जो है अगर एक बार ट्रांसफर कर देते हो आपका तो वो एलएलपी के पास चला जाता है। और एलएलपी क्या है, गोइंग कंसर्न है। गोइंग कंसर्न मतलब परपेचुअल एग्जिस्टेंस है, ठीक है। आफ्टर कन्वर्जन ऑल द पार्टनर्स ऑफ द फर्म नाउ अ पार्टनर ऑफ द एलएलपी एंड अब वो बाउंड होंगे एलएलपी एक्ट से। effect of registration or consequences of conversion of LLP. LLP come into existence by the name specified in the certificate of incorporation of registration. All tangible, intangible property, assets, liabilities, interest सब LLP का बन जाता है। The firm is deemed to be dissolved. जो पुरानी फर्म है वो खत्म मान ली जाती है। If the firm is registered तो उसका नाम हट जाएगा रजिस्टर, जो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म है उसकी बुक से, क्योंकि उसका नाम अब किस में आ गया है, एलएलपी में आ गया है। If any property transferred to LLP is registered with any authority, then the LLP is required to notify that authority about the conversion with detail of LLP. All the proceeding by or against the firm, जो पुरानी प्रोसीडिंग चल रही थी, पुराने केसेस चल रहे थे किसी भी कोर्ट में, ट्रिब्यूनल में, और बिफोर एनी अथॉरिटी ऑन द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, वो कंटिन्यू होंगे, कंप्लीटेड होंगे, एनफोर्स्ड होंगे बाय और अगेंस्ट द एलएलपी। तो ये नहीं कि फर्म खत्म हो गई तो अब उसके केसेस भी खत्म हो गए, नहीं, क्योंकि फर्म खत्म हुई है कन्वर्ट होने पे। तो जब कन्वर्जन हो गया तो सारे केसेस नई फर्म के बन जाएंगे, यानी कि अब एलएलपी विल बी लायबल फॉर दोज एक्ट्स। एनी कन्विक्शन, रूलिंग, ऑर्डर और जजमेंट ऑफ एनी कोर्ट, ट्रिब्यूनल और अदर अथॉरिटी इन फेवर ऑफ और अगेंस्ट, वो भी एनफोर्सेबल होगा एलएलपी को। पुराना केस चल रहा था तो मैंने बताया कि केस कर भी सकते हैं, कोई और भी उनके ऊपर केस कर सकता है। यहाँ पर अगर कोई रूलिंग, कोई डिसीजन आया फर्म के अगेंस्ट है या फेवर में, तो ये नहीं कह सकते भाई फर्म खत्म हो गई आप उससे लीजिए या उसको दीजिए, नहीं, वो एलएलपी उसको एनफोर्स करा सकती है। एवरी एग्रीमेंट टू विच द फर्म वाज अ पार्टी ऑन और बिफोर रजिस्ट्रेशन, अब मान लीजिए मैंने आपके साथ एग्रीमेंट किया था एज अ फर्म, पार्टनरशिप फर्म, नाउ आई कन्वर्टेड दैट इनटू एलएलपी, तो वो सारे एग्रीमेंट वैलिड होंगे किसके साथ, एलएलपी के साथ। तो फर्म के साथ कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे वो एलएलपी के साथ वैलिड एग्रीमेंट होंगे, एग्रीमेंट खत्म नहीं हो जाते। इफ एनी अप्रूवल, परमिट और लाइसेंस हैज बीन इशूड टू फर्म अंडर एनी अदर एक्ट, मान लीजिए कोई लाइसेंस मिला था, कुछ भी मिला था, तो वो भी क्या होगा, हाँ, तो विच इज इन फोर्स और ऑन बिफोर डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एलएलपी सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सच अदर एक्ट अंडर विच सच अप्रूवल, परमिट्स और लाइसेंस हैज बीन इशूड, तो वो भी उनका हो जाएगा एलएलपी का, अगर उसके अंदर कुछ अलग से बात नहीं लिखी गई है तो। अब आते हैं प्रोसीजर ऑफ कन्वर्जन इनटू एलएलपी। तो देखिए अभी हमने पढ़ा सिर्फ फर्म का, तो उसमें प्राइवेट कंपनी को भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। उसका प्रोसीजर क्या होता है ये भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो सेक्शन 55 डील करता है किसको, इफ वी वांट टू कन्वर्ट पार्टनरशिप फर्म इनटू एलएलपी।
तो फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ चैप्टर 10th ऑफ द एक्ट एंड द शेड्यूल 2, इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म नंबर होता है ई फॉर्म 17, ई मीन्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म नंबर 17। तो प्रोसीजर में ये 3 स्टेजेस हैं। पहला, डिसाइडिंग द पार्टनर्स एंड डेजिग्नेटेड पार्टनर। अब जो एलएलपी है उसका पार्टनर कौन होगा, डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन सा होगा। फिर वही प्रोसीजर, डीपीआईएन मतलब हाँ जी क्या, डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर, एंड डीएससी बताइए, मैंने पढ़ाया था आपको, ठीक है, डिजिटल सिग्नेचर ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। चेक अवेलेबिलिटी ऑफ नेम, बताया था पहले भी, नई खोलने के लिए भी वही प्रोसीजर है, और आप चेंज करवा रहे हो तो भी एक तरह से नया एग्जिस्टेंस ही तो आ रहा है। तो आप देखिए जो नाम आप रखना चाहते हैं वो अवेलेबल है या नहीं है। ड्राफ्टिंग एंड प्रिंटिंग ऑफ एलएलपी एग्रीमेंट एंड इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, बाकी का प्रोसीजर वही है जैसा होता है, ठीक है। नाउ अगर हम एक प्राइवेट कंपनी को कन्वर्ट करना चाहते हैं एलएलपी में, तो उसको डील करता है सेक्शन 56। प्रोविजन वही है चैप्टर 10 की, लेकिन शेड्यूल 3 में उसमें दिया हुआ है, और उसके लिए फॉर्म भी अलग है। उसमें फॉर्म नंबर 17 था, यहाँ पे फॉर्म नंबर 18 है। अब इसमें भी 3 स्टेजेस से हम निकलते हैं। सबसे पहले फाइलिंग ऑफ कन्वर्जन एप्लीकेशन अलॉन्ग विद डॉक्यूमेंट एंड फीस विद आरओसी ऑफ द स्टेट वेदर रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ प्रपोज्ड एलएलपी टू बी इंस्टीट्यूटेड। अब आपने कन्वर्जन एप्लीकेशन फाइल कर दी तो 2 चीज़ें होंगी, या तो आपको अप्रूवल मिलेगा या रिफ्यूजल मिलेगा। तो अगर अप्रूवल मिलता है तो वो इशू कर देगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इन द फॉर्म नंबर 19। लेकिन अगर रिफ्यूज करता है तो आपके पास राइट है कि आप अपील कर पाएंगे ट्रिब्यूनल के पास 60 डेज ऑफ द रिफ्यूजल, बट ये देखना है कि 60 दिन के अंदर अंदर, उसके बाद खत्म हो जाएगा आपका। हाँ जी, अपील समझते हैं, यानी कि जो भी ऑर्डर आरओसी ने दिया, उसने कहा कि भाई आपको हम इसलिए कन्वर्ट नहीं कर सकते, कोई भी रीजन उन्होंने स्पेसिफाई किया, एंड यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द आरओसी ऑर्डर, तो आप उसके अगेंस्ट अपील कर रहे हैं, लेकिन वो अपील के लिए लिमिटेशन दी हुई है, तो 60 दिन के अंदर अंदर आपको अपील करनी पड़ेगी। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अब आते हैं फ्रॉम अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी टू एलएलपी। अब यहाँ पर भी 3 स्टेजेस बताने की कोशिश कर रहा है वो। सबसे पहले यहाँ समझते हैं सेक्शन 57 डील करता है, फॉर्म 18 है इसके लिए भी, चैप्टर 10 है सबका, लेकिन यहाँ पे शेड्यूल 2 था, 3 था, यहाँ पे 4 है, तो याद रख लेंगे सीक्वेंस इसका, है ना। अच्छा, अभी कल मुझसे कोई स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सेक्शन लिखना इंपॉर्टेंट है क्या, इसका आंसर मैं कल एड्रेस नहीं कर पाया था। देखिए सेक्शन इंपॉर्टेंट होते हैं लॉ में, क्योंकि लॉ को कोई भी आप बात कर रहे हो तो उसको एक्ट गवर्न करता है, और सेक्शन लिखने से आपकी बात ऑथेंटिकेट हो जाती है। लेकिन अगर आपको सेक्शन नहीं पता है, एंड इफ यू आर डाउटफुल इन सेक्शन, तो आई वुड रादर सजेस्ट डोंट राइट सेक्शन if writing it wrong. For example, if you are writing section 56 deals with conversion of unlisted public company to LLP, तो गलत है। सेक्शन 56 तो कुछ और ही बताता है, तो आपको मिलेंगे 0 नंबर। एग्जामिनर 0 नंबर भी दे सकता है आपको, चाहे आपने प्रोसीजर ठीक लिखा हो, क्योंकि आपने सेक्शन रॉन्ग लिखा है। इसलिए सेक्शन लिखते वक्त ध्यान रखें, जिन पे आप श्योर हैं, जिनको आप याद कर पाएं, उनको ही आप लिखें, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो आप समझ में आ गया होगा कि सेक्शन का इंपॉर्टेंस क्या है, रेलेवेंस क्या है, क्यों मैं आपको कह रहा हूं कि गलत सेक्शन नहीं लिखना है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जो बात वो कह ही नहीं रहा, आप ये बता रहे हैं कि इसने कहा है, तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आप सोच समझ के लिखें। ओके, नाउ अब हाउ वी कैन कन्वर्ट पब्लिक कंपनी इनटू अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, आई एम सेइंग इनटू एलएलपी। तो सेक्शन 57 से डील करता है। ये कहता है इन्फॉर्मिंग द कंसर्न अथॉरिटी अबाउट कन्वर्जन विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एलएलपी। तो एलएलपी रजिस्टर होने के बाद आप कंसर्न अथॉरिटी को 15 दिन के अंदर बता दें, जो भी कंसर्न अथॉरिटी होगी इसके साथ। एंश्योर नोटिस ऑफ कन्वर्जन इन ऑल ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ एलएलपी फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। 1 साल में आप एलएलपी के सारे कॉरेस्पॉन्डेंट जो भी ऑफिशियल होते हैं, उन सब में सबको बताएंगे कि ये आपकी जो एलएलपी है वो कन्वर्टेड अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है।
इससे ये बन गई है, या आपके ऑल कॉरस्पॉन्डेंस के अंदर चलेगा। ये इसमें वो है। तो प्रिलिमिनरी स्टेप्स, सब्सिक्वेंट और कॉन्सिक्वेंशियल हमने ये समझ लिया है, ठीक है। तो देखिए प्रिलिमिनरी स्टेप में क्या करना है, ये सबको करना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा और फिर ये भी करना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आया? शुड बी रिपीट स्टेज पार्टनरशिप फर्म के लिए, प्राइवेट कंपनी के लिए, अनलिस्टेड कंपनी के लिए डिसाइड करने हैं, हमें सबमिट करना है, डीएससी सबमिट करना है, चाहे रिलेटिव नेम सबमिट करना है, एग्रीमेंट सबमिट करना है, कन्वर्जल एप्लीकेशन फॉर्म फिल करनी है, लेकिन जिसमें जो होगा वो मैंने आपको फॉर्म नंबर अलग अलग समझा दिए थे। अब अप्रूवल होगा या रिफ्यूजल होगा, सारे केसेस में आप कर सकते हैं। तो तीनों स्टेज सब में आ रही है, ध्यान रखिएगा। और कॉन्सिक्वेंशियल स्टेप जो आपके हैं वो क्या है, वो ये स्टेप्स है। तो यहाँ पर कंसर्न अथॉरिटी इस केस में कुछ होगी, इस केस में कुछ होगी, इस केस में होगी, इसलिए का जो भी कंसर्न अथॉरिटी है उसको आप बताइए और इंश्योर कर दीजिए नोटिस का कि वो पार्टनरशिप फर्म से कन्वर्टेड है, प्राइवेट कंपनी से कन्वर्टेड है या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी से कन्वर्टेड है। तो आई होप ये प्रोसीजर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया गया इस चार्ट के अंदर। इफ विल रीड द थ्योरेटिकल मैटर तो बहुत सारा मैटर है इसके ऊपर, तो शायद वो आपकी आधी बातें समझ में नहीं आएंगी, लेकिन अगर आप ये चार्ट ध्यान में रखेंगे, ये पिक्चर ध्यान में रखेंगे तो आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। ओके, नाउ हाउ एलएलपी फंक्शंस, पार्टनर्स के थ्रू ऑब्वियसली, और उनके रिलेशंस क्या हैं उसकी हम बात करते हैं। हु कैन बी ए पार्टनर इन एन एलएलपी? एनीबडी कैन बी पार्टनर, ठीक है। सो इट इंक्लूड्स, कौन कौन पार्टनर हो सकता है, तो सेक्शन 5 ये प्रोवाइड करता है। एनी इंडिविजुअल, यस, एनी इंडियन कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट, तो इंडियन कंपनी भी हो सकती है, कोई बॉडी कॉर्पोरेट भी हो सकती है। एनी अदर एलएलपी पार्टनर हो सकती है दूसरी एलएलपी की, अ फॉरेन एलएलपी पहले भी बताया था, और अ फॉरेन कंपनी, इनमें से कोई भी एलएलपी की पार्टनर हो सकती है। तो मैंने एक एलएलपी खोली है, मैं इंडिविजुअल्स को के साथ कर सकता हूँ, कंपनीज के साथ, बॉडी कॉर्पोरेट के साथ, दूसरी एलएलपी के साथ, फॉरेन एलएलपी के साथ, फॉरेन कंपनी के साथ कर सकता हूँ। अब काफी क्वेश्चन था डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन होते हैं भाई, तो सेक्शन 7 प्रोवाइड करता है दैट एलएलपी शैल हैव एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर। तो पहले डेजिग्नेटेड पार्टनर का मतलब क्या है, जिसको भी डेजिग्नेटेड किया हो, डेजिग्नेटेड मींस जिसको भी बताया गया हो। आई थिंक सेक्शन 5 है जो प्रोवाइड करता है डेजिग्नेटेड पार्टनर की डेफिनेशन बताता है, वो कहता है जिसको भी डेजिग्नेट किया है एज डेजिग्नेटेड पार्टनर वो डेजिग्नेटेड पार्टनर है। तो देयर इज नो डिटेल डेफिनेशन ऑफ इट। वो कहता है जैसे देखिए डायरेक्टर्स होते हैं कंपनी के, वैसे ही डेजिग्नेटेड पार्टनर होते हैं। तो जो लॉ है, लॉ का जो भी प्रोसीजर है उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है ना, लीगल कंप्लायंसेस के लिए, जो मैंने वर्ड यूज किया था आपके साथ। तो कहते हैं 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होते हैं जो इंडिविजुअल होंगे, एंड एटलीस्ट वन ऑफ देम शैल बी रेजिडेंट इन इंडिया। ये ध्यान रखना है। इन केस वन और मोर ऑफ द पार्टनर ऑफ एलएलपी आर बॉडी कॉर्पोरेट, सो एटलीस्ट 2 इंडिविजुअल, 2 इंडिविजुअल तो होने ही चाहिए। और जो भी बॉडी कॉर्पोरेट है, फॉरेन एलएलपी है, कोई एलएलपी है या कुछ और है, तो उसके जो भी नॉमिनी होंगे वो भी डेजिग्नेटेड पार्टनर एक्ट कर सकते हैं। तो 2 इंडिविजुअल का होना कंपल्सरी। अब मिनिमम मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स बात हो चुकी है पहले, तो मिनिमम 2। और ये ध्यान रखना है कि अगर मेंबर फर्दर प्रोवाइड इफ मेंबर फॉल बिलो 2 देन विद इन 6 मंथ्स इट्स नीड्स टू बी अगेन 2। मतलब 6 महीने के अंदर अंदर आपको 2 करने ही हैं। अगर मान लेते हैं किसी वजह से, किसी पार्टनर की डेथ की वजह से या किसी और वजह से पार्टनर कम रह गए, तो आपको एक और पार्टनर करना ही है। 6 महीने का टाइम आप मिल गया इसके लिए। एवरी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इज रिक्वायर्ड टू हैव एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर। जो बार बार बात कर रहे हैं, डेजिग्नेटेड पार्टनर 2 होने चाहिए, उसमें से कम एक इंडियन रेजिडेंस होना चाहिए और इंडिविजुअल होने चाहिए। अपॉइंटमेंट, द नेम ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर शैल बी इन इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। देखिए जिसका नाम हमने इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में एज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर लिख दिया, वो डेजिग्नेटेड पार्टनर है। एंड इफ इट स्टेट दैट ईच ऑफ द पार्टनर डेजिग्नेटेड, मान लीजिए इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में आपने लिखा कि जो भी पार्टनर है वो सब डेजिग्नेटेड पार्टनर है, चाहे 10 हैं, 50 हैं, 100 हैं, तो सब होंगे। लेकिन कम से कम कितने? 2। उनमें से एक क्या होना चाहिए? वेरी गुड, रेजिडेंट होना चाहिए। LLP will provide how many partners may become or cease to be designated partner. Any partner may become or cease to be designated partner. तो एग्रीमेंट में प्रोवाइड होगा कि एक पार्टनर कब डेजिग्नेटेड पार्टनर बन जाएगा
और कैसे वो सीज मीन्स कब वो डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं रहेगा। और ये बात ध्यान रखिएगा, डेजिग्नेटेड पार्टनर जो है वो रिक्वायर्ड टू गिव हिज प्रायर कंसेंट टू एक्ट एज डेजिग्नेटेड पार्टनर। उनको बताना पड़ेगा, अपनी कंसेंट देनी पड़ेगी। तो हमने पढ़ा था लेटर ऑफ कंसेंट ऑफ फ्रॉम डेजिग्नेटेड पार्टनर, प्रोसीजर में पढ़ा था ना, वही चीज यहाँ पर भी आएगी। डेजिग्नेटेड पार्टनर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, तो मैंने आपको ये भी समझाया था। तो DPIN क्या होता है? डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये एक यूनिक नंबर होता है जो एक्वायर करता है हर डेजिग्नेटेड पार्टनर। एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ डी टाइम के लिए रहता है एप्लीकेशन। इफेक्टिव लीगल एक्शन अगेंस्ट बाय LLP का फ्रॉड होगा, उसका नंबर हमारे पास है, उसकी पूरी डिटेल हमारे पास है, तो हम उस सारे फ्रॉड्स को पकड़ सकते हैं उस डेजिग्नेटेड नंबर के थ्रू। अब एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर। कोई एलिजिबिलिटी है क्या? कौन डेजिग्नेटेड पार्टनर हो सकता है? ये कहते हैं एनीवन कैन बी डेजिग्नेटेड पार्टनर, एनी इंडिविजुअल कैन बी डेजिग्नेटेड पार्टनर। बट सेक्शन 9 क्या प्रोवाइड करता है? दैट अ पर्सन शैल नॉट बी कैपेबल ऑफ बीइंग अपॉइंटेड एज डेजिग्नेटेड पार्टनर इफ, तो ये नहीं बताता कि कौन हो सकता है, वो बताता है कौन नहीं हो सकता है। तो इसका सिंपल सा मतलब क्या है? जो हम बात करने वाले हैं उनको छोड़ के सारे कोई भी डेजिग्नेटेड पार्टनर हो सकता है। कौन नहीं हो सकता साहब? He has any time within preceding 5 years had been adjusted insolvent, urgent insolvent. He suspend or has any time within the preceding 5 years suspended payment to his creditors, or has not any time within the prescribed 5 year made a composition with them. तो अगर वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर्ड हो गया हो, अगर उसने किसी को 5 साल में कोई पेमेंट नहीं दी थी क्रेडिटर्स को, है ना, या 5 साल में उसने कोई कॉम्प्रोमाइज किया है, कंपोजिशन किया है, सेटलमेंट किया है क्रेडिटर्स के साथ पूरी पेमेंट ना देकर, क्योंकि मैं मेरे पास ही नहीं, कम ले लो, तो अगर ऐसा सेटलमेंट किया है तो वो भी नहीं हो सकता। He has been convicted by a court for involving moral turpitude and sentenced in respect thereof to a imprisonment for not less than 6 months. उसने कोई मॉरल टर्प्यूट किया हो, मींस इसका कि फाइनेंशियल कोई फॉर्जरी की हो कुछ उस तरह का, और उसको उसके लिए 6 महीने की सजा भी मिली हो कम से कम उसका। He has been convicted by a court for an offense in section 30 of the act. तो कहता है सेक्शन 30 deals with punishment of carrying out act by the LLP or its partner with intent to defraud its creditor or for a fraudulent purpose. तो अगर कोई भी उसने फ्रॉड किया था, डिफ्रॉड किया था अपने क्रेडिटर्स के साथ, या फ्रॉडुलेंट पर्पस की इंटेंशन थी उसकी, तो सेक्शन 30 कहता है कि के अंदर अगर वो कन्विक्ट हुआ है तो भी वो डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं। ओके, देन लायबिलिटीज ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर। अब जो हमारा डेजिग्नेटेड पार्टनर है वो किस किस चीज के लिए लायबल होता है? रेस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग ऑल एक्ट्स, मैटर एंड थिंग्स एज आर रिक्वायर्ड टू बी डन बाय LLP in respect of compliances, including filing of any document, return, statement, report, सब इनके लिए वो लायबल होता है। Liable to all penalties imposed on the LLP for any contravention of any provision of the act and LLP agreement. तो कहीं पे भी आप LLP एग्रीमेंट या एक्ट के कॉन्ट्राडिक्शन कोई भी प्रोविजन कर रहे हो तो उस केस में भी जो आपका डेजिग्नेटेड पार्टनर है वो लायबल होगा। It can be said that he is a compliance officer. तो हमने बात की थी compliance officer, सारी लीगल compliances वो करेगा। तो सेक्शन 9 provide that LLP may appoint a designated partner within 30 days of vacancy arising for any reason. अब राइट क्या है पार्टनर्स के? तो बहुत हैं राइट, काफी आपने पढ़े भी होंगे, पार्टनरशिप एक्ट में भी पार्टनर शैल बी डिटरमाइंड LLP और बाय द प्रोविजन ऑफ शेड्यूल। तो एग्रीमेंट से हम उनके राइट्स डिसाइड करेंगे, ड्यूटीज डिसाइड करेंगे, जहां पे वो साइलेंट होगा वहां पे प्रोविजन ऑफ शेड्यूल लेंगे। ऑल पार्टनर्स ऑफ LLP आर एंटाइटल्ड टू शेयर इक्वली इन कैपिटल, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस ऑफ द LLP. LLP shall indemnify each partner in respect of any payment made and personal liabilities incurred by proper conduct of the business of LLP. तो मान लीजिए अगर उसने कोई भी एक नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में कुछ काम किया है, कोई भी लायबिलिटी इनकर्ड की है, तो वो सारी की सारी पेमेंट LLP को देनी पड़ेगी। इंडेमनीफाई मतलब उसको देना पड़ेगा, इंडेमनीफाई करना पड़ेगा। जो भी उसका लॉस हुआ है उस लॉस को LLP पे करेगी, किसके? पार्टनर के लॉस को, है ना।
और या उसने फर्म की प्रॉपर्टी, एलएलपी की प्रॉपर्टी को बचाने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए कोई भी नुकसान किया है अपना, तो वो भी नुकसान एलएलपी उसको भरेगी। इंडेमनीफाई का मतलब होता है कि उसको उसी पोजीशन में लेकर आ जाए कि अगर वो नहीं करता वो, तो दैट मीन्स अगर कोई उसने लॉस इंकर्ड किया था तो लॉसेज उसको पे कर देगी। Every partner shall indemnify the LLP for any loss caused to it by his fraud. अब जैसे पार्टनर्स के मतलब प्रॉपर कंडक्ट के लिए कोई भी एक्सपेंसेस लॉसेस होते हैं तो एलएलपी उसको पे कर रही है, जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि पार्टनर को इंडेमनीफाई करना पड़ेगा एलएलपी को अगर लॉस हुआ है उसकी किसी फ्रॉडलेंट इंटेंशन की वजह से, उसके किसी गलत काम की वजह से। एवरी पार्टनर में टेक पार्ट इन मैनेजमेंट। नो पार्टनर शैल बी एंटाइटल्ड टू रेम्यूनरेशन। No person may be introduced as a partner without the consent of all the existing partner. How can a partner cease to be a partner? तो कब एक पार्टनर पार्टनर नहीं रह जाता, मतलब मैं चाहता हूं कि मैं इस फर्म का पार्टनर नहीं रहना चाहता, तो मैं क्या करूंगा? तो सेक्शन 24(1) provides that a person may cease to be a partner of LLP either by an agreement with other partners or in absence of agreement with other partners in this respect. So he can give a notice of 30 days to other partners that he want to resign from पार्टनरशिप एज अ पार्टनर। तो या तो सबको राजी कर लेगा तो आज ही हो सकता है, अगर नहीं मानते हैं तो 30 दिन का नोटिस सर्व करेगा एंड देन ही कैन। वो कहता है इन केसेस में और हो सकता है, 24 सबसेक्शन 2 बताता है, डेथ और डिसोल्यूशन, पार्टनर नहीं रहेगा। अनसाउंड माइंड हो गया, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया, इफेक्ट ऑफ सीजरेशन ऑफ पार्टनरशिप इंटरेस्ट क्या हुआ? वो कहता है वेयर अ पर्सन हैज सीज्ड टू बी अ पार्टनर ऑफ एलएलपी, he continue to be liable for the act of the LLP unless person dealing with the LLP has given notice that he has ceased to be a partner of LLP or a notice has been delivered to the registrar. वो कहता है कि यहाँ पर सिंपल सी बात है कि जब तक के जिस पार्टी के साथ आप डील कर रहे हो उस पार्टी को ये नहीं नोटिस है कि आप उस LLP के पार्टनर नहीं हो, तब तक आप जब तक नोटिस नहीं दे देते तब तक आप उस एक्ट के लिए लाइबल रहेंगे, आप उस लायबिलिटी के लिए, उस पर्सन के लिए लायबल रहेंगे। लायबिलिटी क्या है एलएलपी की? तो अभी हमने बात की थी पार्टनरशिप जो है वो पार्टनर्स बाउंड नहीं होते, है ना। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इज नॉट बाउंड बाय एन एक्ट ऑफ अ पार्टनर डीलिंग विद अ पर्सन। इफ अ पार्टनर हैज नो अथॉरिटी ऑफ द एक्ट तो पर्सन खुद ही डील करेगा, और दूसरे बंदे को लेकिन दैट ही हैज नो अथॉरिटी और डज नॉट बिलीव दैट ही इज अ पार्टनर, दूसरे पर्सन को भी नहीं पता जो उससे डील कर रहा है कि ये पार्टनर को ये अथॉरिटी नहीं है, ठीक है। अब मान लीजिए wrongful act or omission of a partner acting in the ordinary course of business without any authority, उससे वो लॉस हो जाता है थर्ड पार्टी को, और थर्ड पार्टी को नहीं पता कि उसको ये अथॉरिटी नहीं थी, तो एलएलपी लायबल होगी इस केस में। लायबिलिटी ऑफ पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, तो कल मैंने आपको एक टर्म बताई थी एस्टॉपल। तो होल्डिंग आउट यही है कि मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ मैं पार्टनर हूँ इस फर्म का, जबकि मैं पार्टनर नहीं हूँ, ठीक है। तो इस बात की जब मेरे को पार्टनर मानते हुए आपने मेरी फर्म से डील कर लिया जिसका मैं पार्टनर नहीं हूँ, तो बाद में मैं ये नहीं कह सकता कि मैं तो पार्टनर हूँ ही नहीं, तो आई एम डिनाइंग दिस फैक्ट, तो एस्टॉपल का रूल अप्लाई हो जाएगा मेरे को। तो आई कैन नॉट डिनाई दैट आई एम नॉट अ पार्टनर, so I will be liable as the other partners liable for that particular firm. विसल ब्लोअर का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है साहब। विसल ब्लोअर क्या है? विसल ब्लोअर ये है कि आपकी एलएलपी के अंदर कुछ भी ऐसा हो रहा है विच इज अनएथिकल, फ्रॉडुलेंट, डिसऑनेस्ट इंटेंशन चल रही है, ठीक है। तो आप इसकी सूचना, इसकी इंफॉर्मेशन आप पब्लिक को, अथॉरिटी को दे रहे हो कि हमारी कंपनी में कुछ गलत चल रहा है। आप कंपनी के पार्टनर हो सकते हो, आप कंपनी के एम्प्लॉई हो सकते हो। तो अब सोचिए जब आपको ऐसा होगा, आप ये कंपनी के बारे में बता रहे हैं कि अदर पार्टनर्स गलत कर रहे हैं, कंपनी गलत कर रही है, फर्म गलत कर रही है, एलएलपी गलत कर रही है, तो क्या होगा? उस केस में आपके लिए भी कॉन्सिक्वेंसेज कुछ हो सकते हैं। तो आपको प्रोटेक्शन दी जाती है अंडर दी एक्ट, विसल ब्लोअर को प्रोटेक्शन दी जाती है, ठीक है। चलिए ये विसल ब्लोअर का कॉन्सेप्ट है। अब लास्ट टॉपिक है इसका हमारा टैक्सेशन ऑफ एलएलपी, इसको हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। तो मैंने पहले ही बताया था कि इसके लिए कोई स्पेशल प्रोविजन नहीं है, इनकम टैक्स की प्रोविजन इसके ऊपर अप्लाई होती है, लेकिन कुछ रूल्स हैं। प्रॉफिट विल बी टैक्स इन द हैंड ऑफ एलएलपी एंड नॉट इन द हैंड ऑफ पार्टनर्स। तो जो प्रॉफिट है एलएलपी का वो
एलएलपी का प्रॉफिट है और उस पर टैक्स लगेगा एलएलपी पे, पार्टनर के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। रेमुनरेशन अगर पार्टनर्स को मिल रहा है कुछ भी, मान लो सैलरी मिल रही है या कुछ भी मिल रहा है, तो उसको एज सैलरी इनकम काउंट नहीं करेंगे, एज इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन काउंट करेंगे। ठीक है, तो इनकम टैक्स में 5 हेड्स ऑफ इनकम होते हैं, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन्स एंड अदर इनकम्स। तो उन 5 हेड में से कौन से हेड में आएगा, तो वो बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड के अंदर आएगा। ये डिटेल में आप सब्जेक्ट पढ़ेंगे इनकम टैक्स, उसमें आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा सब चीजें। लेकिन शेयर प्रॉफिट रिसीव्ड फ्रॉम द फर्म बाय द पार्टनर इज एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स, ये बात पहले ही बात कर चुके हैं, क्योंकि एलएलपी ने उस पर टैक्स दे दिया तो पार्टनर्स पे दोबारा टैक्स नहीं देंगे। एलएल लायबल फॉर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, अब जो भी डिविडेंड दे रही है वो अपने पार्टनर्स को, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स नहीं है एलएलपी पे, जो कंपनीज पे लगता है। एलएलपी शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम क्या होती है? ये वो स्कीम होती है जो स्मॉल टैक्स पेयर को, स्मॉल बिजनेसमैन को एक जो टीडीएस प्रोसेस होती है मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट इन अ प्रिस्क्राइब्ड मैनर, उससे छूट मिल जाती है। लेकिन ये छूट एलएलपी को नहीं मिलती, पार्टनरशिप को मिल जाएगी, जिसकी 2 करोड़ से ऊपर कम की सेल होगी, टर्नओवर होगी, उसको मिल जाएगी। लेकिन एलएलपी की अगर 2 करोड़ से कम भी है तब भी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो वो टैक्स पेयर क्या करते हैं, अपनी इनकम खुद डिक्लेयर करते हैं और मेंटेनेंस ऑफ बुक ऑफ अकाउंट बनाने से वो उनको रिलीफ मिलता है, लेकिन यहाँ पर करना पड़ता है। So it is important that although LLP are taxed benefit of presumptive taxation while partnership firm can, तो ये बहुत मेजर डिफरेंस है। फिलिंग एंड साइनिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, तो ITR 5 is applicable to LLP. Designated partner shall sign the ITR of LLP, or where he is not able to for unavailable reason, then any other partner shall sign. Every partner of LLP is jointly and severally liable for the taxes to be paid by LLP for a period during which he is a partner in case of liquidation of LLP. अब मान लीजिए LLP का लिक्विडेशन हो गया, तो टैक्सेस जो हैं वो फर्म को भी एज वेल एज अलग अलग पार्टनर को भी, मतलब टैक्स के लिए वो लायबल है। पार्टनर कैन एस्केप सच अ लायबिलिटी इफ ही प्रूव्ड दैट देयर वाज नो ब्रीच ऑफ ड्यूटी ऑन हिज पार्ट। ठीक है, no capital gain on conversion of partnership firm into LLP and company into LLP, providing prescribed condition are complied with, तो कोई कैपिटल गेन नहीं लगता। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यूनियन बजट समझते हैं आप, 2011-12 में बजट आया था, तो जिसमें एलएलपी के ऊपर एक ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स सिस्टम लगा दिया गया था, एंड नो एलएलपी इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्सेस एज डिस्कस, सॉरी, LLP is required to pay taxes as discussed in the figure below. देखिए अब वो कैसे टैक्सेस पे करेंगे, तो LLP सब्जेक्ट टू अल्टरनेट मिनिमम टैक्स है, नॉन LLP is required to pay taxes as discussed in figure। तो 2 टैक्स का सिस्टम है, फ्लैट टैक्स रेट और अल्टरनेट मिनिमम टैक्स। तो उसमें जिसमें भी ज्यादा होगा वो लगेगा। ठीक है, और मिनिमम टैक्सेशन इनकम जो है उस पर 30% लगता है, तो टैक्सेबल इनकम के ऊपर टैक्स लग रहा है, ध्यान दीजिएगा। जबकि ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स में जो टैक्स लगता है वो एडजस्टेड टोटल इनकम के ऊपर टैक्स लगता है। तो एक केस लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं, आपको समझ में आएगा। मान लीजिए टैक्सेबल इनकम है 10 लाख रुपए, एडजस्टेड टोटल इनकम है 30 लाख रुपए। हमने नॉर्मल टैक्स निकाला तो हमने कहा था 30% टैक्स लगता है नॉर्मल फ्लैट रेट से, तो 30% हो गया 10 लाख का 3 लाख रुपए। जबकि AMT ऑल्टरनेट जो हमने मिनिमम टैक्स की बात की वो 18.5% लिखा, ऑफ किसका, एडजस्टेड टोटल इनकम का, तो वो थी 30 लाख। तो 30 लाख का या 5,55,000, तो यहाँ पर जो टैक्स लायबिलिटी रहेगी वो AMT की आएगी, और AMT की टैक्स लायबिलिटी मोर है देन दी नॉर्मल टैक्स रेट। तो ये एक प्रोविजन है जो इनकम टैक्स के अंदर स्पेशल प्रोविजन डाली गई है LLP के ऊपर। तो ये हुआ, तो इसके साथ ही खत्म हो गया है। एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ था ऑक्शन सेल का, बस वो मैं अभी कंप्लीट कर देता हूँ। सेल ऑफ गुड एक्ट्स में जो कल हमने पढ़ा था उसमें ऑक्शन सेल था। तो ऑक्शन आप समझते हैं, ऑक्शन होता है जिसमें एक बिडर होता है जो बिड करता है, और जो भी पर्सन सेल कर रहा है उसका एक एजेंट है, वो बिड के अंदर लोगों को बुला रहा है और वो बिड मतलब बोली। जैसे मान लीजिए मैंने एक रिजर्व प्राइस रख दिया, मैं कुछ बेचना चाहता हूँ, अपना कोई गुड्स बेचना चाहता हूँ, और उसका ऑक्शन निकाला गया है कि जो भी सबसे बड़ी बोली लगाएगा वो, आपने मूवीज के अंदर देखा होगा, उसको वो मिल जाएगा। तो बिड का
का तरीका होता है, वो जो भी बंदा है उसका एक मिनिमम प्राइस रखा कि भाई 3 लाख रुपए से बोली स्टार्ट होगी, तो उसके ऊपर आप जो भी बोल सकते हैं। तो आपने सपोज बोली आई 5 लाख, 10 लाख, 8 लाख रुपए फाइनल बोली आई, तो मैंने किया 8 लाख 1, 8 लाख 2, 8 लाख 3। अब देखिए जो बोली है वो आप ऑफर कर रहे हो कि आई ऑफर टू बाय दिस प्रोडक्ट एट 8 लाख, और जो फॉल ऑफ हैमर है जब आप देख रहे हो 8 लाख 1, 8 लाख 2, 8 लाख 3, तो जो फॉल ऑफ हैमर है ये एक्सेप्टेंस है, यानी कि जैसे ही फॉल ऑफ हैमर थर्ड हुआ तो आपका वो बिड एक्सेप्ट कर ली गई है, नाउ यू कैन नॉट गो बैक। तो दैट इज बेसिकली कॉल्ड ऑप्शन सेल। तो आई होप मैं आपको समझा पाया हूँ ये एक्ट। नेक्स्ट क्लास में हम इनकम टैक्स एक्ट जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है 2000 वो डिस्कस करेंगे आपके साथ डिटेल में। थैंक यू सो मच।